नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सुबह का समय, दो मंजिला घर में एक लड़का काफ़ी जल्दी में, अरे यार अब इस शर्ट को प्रेस करो, जिंदगी झंड है सच में, कहता हुआ प्रेस करने लगा। तभी एक लड़की बोलते हुए आई, फिर भी घमंड है, कहते हुए हंस पड़ी तो लड़का भी उसके साथ हंसने लगा। भाई, आप आज कहीं जा रहे हो? उसके हाथ से प्रेस लेते हुए उस लड़की ने कहा। हाँ, वो इंटरव्यू है मैनेजर की पोस्ट के लिए। उसकी बात सुन लड़की उदास हो गई। भाई, हमारी जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपने, अपना शहर, अपना घर सब खो दिए। कभी कभी खुद से नफरत सी होती है। उसकी बात सुन लड़का जो अपने बाल बना रहा था, उसका हाथ रुक गए और लड़की के पास जाकर बोला, अनाया बच्चे, ऐसा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता, और पापा माँ के बाद अब मुझे ही तेरी देखभाल करनी है ना। चल आंसू पोंछ, कहकर खुद ही उसके आंसू पोंछे। फिर उसका मूड ठीक करते हुए बोला, अच्छा अब अपने भाई को कुछ खिलाएगी या नहीं? आप आइए, मैंने चीले बनाए हैं आपके लिए, और मसाला चाय भी। ओके, कहकर लड़का बैग उठाया और कमरे से निकल गया। अनाया ने नाश्ता लगाया और दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। फिर अनाया को अपना ख्याल रखने का बोलकर वो लड़का चला गया और बाइक स्टार्ट करी और निकल गया अपने सफ़र में। अभी वो रास्ते में था कि उसका फ़ोन बजा। बाइक साइड में रोककर फ़ोन रिसीव किया तो देखा उसका दोस्त था। हेलो अंश, यार मुझे भी रिसीव कर ले, आखिर एक जगह ही तो जाना है, कहकर फ़ोन काट दिया। अंश ने गहरी सांस ली, फिर खुद से ही बड़बड़ाया, हमेशा लेट रहता है ये लड़का, कहकर उसके घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। फिर उसे रिसीव कर दोनों कपूर इंडस्ट्रीज़ पहुंचे। वहां जाकर उसका दोस्त उतरा जिसका नाम ईशान था, और खुद बाइक पार्क करके दोनों अंदर चले गए। रिसेप्शनिस्ट से कमरा नंबर पूछा, दोनों कमरे के बाहर पहुंच गए। ईशान को तो जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंश, वो ये जॉब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके सपने कुछ और हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसे ये करना ही था। थोड़ी देर बाद दोनों का नंबर आया। पहले ईशान गया, फिर अंश ने अंदर जाकर देखा तो एक 28-29 साल का लड़का अंदर बैठा था और उसके साथ उसके कुछ असिस्टेंट। उसने उन्हें गुड मॉर्निंग किया। फिर मिस्टर कपूर ने उनका इंटरव्यू लिया। मिस्टर कपूर, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? अंश, सर सबकी अपनी वजह होती है, मेरी भी है, लेकिन आपने जब ये पूछ ही लिया है तो इस वक्त मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है अपने परिवार के लिए। मिस्टर कपूर, वेल, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर अंश, आपको नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद वो चला गया और मिस्टर कपूर उसे जाते हुए देखने लगे। फिर अपने असिस्टेंट से बोले, इस लड़के की आंखों में जुनून है, कुछ पाने का, कुछ आगे करने का, ये बहुत आगे जाएगा। सुनो, इसे शाम तक ज्वाइनिंग का नोटिस भेज देना। फिर वो अपना काम करने लगे। अंश बाहर आया और ईशान के साथ बाहर निकल गया। ईशान, कैसा गया इंटरव्यू? ठीक था, शाम तक बताएंगे कि हम सेलेक्ट हुए या नहीं। ईशान, चलना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। दोनों वहां से निकल गए और एक ठेले के पास आए जिसपे छोले भटूरे लिखा हुआ था। एक एक प्लेट दोनों ने खाया और अंश ने अनया के लिए लिए और ईशान को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ देहरादून सानिया हॉस्पिटल, एक लड़की सर्जरी वार्ड में ओटी रूम में बहुत ध्यान से ऑपरेशन कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो फ्री हुई। तभी एक लड़की भागती हुई आई। नायरा जल्दी चल, एक इमरजेंसी केस है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। उसकी बात सुन नायरा ने पलट कर देखा। गोल चेहरा, बड़ी नीली आंखें, उस पे लगे स्पेक्स, नाक में नोज पिन, होठों पर हल्की लिपस्टिक, डॉक्टर कोट पहने वो खूब जच रही थी। नायरा ने अपने असिस्टेंट को समझाया और जल्दी से निकल गई और चलते चलते बोली, काव्या, तुमने सामान रेडी कर रखा है ना? काव्या ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों ओटी में चली गई। वहां से लगभग 4 घंटे बाद बाहर निकली, लेकिन काव्या ने देखा तो 4 बज रहे थे। फिर नायरा को देखा, जिसकी आंखों में थकावट है लेकिन वो फिर भी दूसरे केस स्टडी कर रही है। काव्या उसे खींचते हुए नायरा के केबिन में लाई, जिसके गेट पर बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर नायरा चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा था। उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, कितना काम करेगी? सुबह से 5 बजे लगातार 3 सर्जरी कर चुकी है तू, इसके बाद भी कम था जो और काम लेकर बैठ गई? उसकी जान बचाना जरूरी था। उन तीनों लोगों की जान बहुत सारे लोगों के लिए कीमती होगी, कहकर गहरी सांस ली। काव्या ने खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में खाना आया तो उसने खुद खाया और नायरा को भी खिलाया। इस दौरान दोनों में बातें नहीं हुई। खाना खाने के बाद नायरा ने काव्या से पूछा कि कोई और केस है,
तो उसने मना कर दिया। फिर नायरा बोली, काव्या कब तक हमें असिस्ट करेगी? अब तो तुझे सब ठीक से आ गया है ना, अब तो खुद लोगों को ऑपरेट कर। काव्या उसकी बात पर हंसने लगी और बोली, यार मुझे तो तेरी परमानेंट असिस्टेंट रहना है, समझी? और तुझे तो पता है इसमें एक गलती किसी की जान पर बनाती है, इसलिए जो जैसा है रहने दे। अब चले, 5 बज गए हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और अपना कोट उठा के बाहर निकल गई। साथ में काव्या भी थी। नायरा ने अपनी कार निकाली और काव्या ने अपनी स्कूटी। दोनों निकल गई। काव्या के घर में उसकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। माँ पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी 3 साल पहले। नायरा जब घर पहुंची तो देखा निर्मला जी चाय पी रही है और विहान मूवी देख रहा है। इस समय घर में उसके अलावा बस विहान होता है। आरव और रघुनाथ जी रात को ही आते हैं। दादाजी इन दिनों महाबलेश्वर गए हुए हैं। नायरा को देखते ही निर्मला जी उठी और उसके पास आकर उसका बैग लेने को हुई, और नायरा ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कह दिया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और कहकर वो चली गई। उसके इस व्यवहार से निर्मला जी दुखी होकर किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद हाथ में कॉफ़ी लेकर आई और विहान को देते हुए बोली, जाओ नायरा दी को दे दो और कहना कि ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। उनकी बात पूरी करते हुए विहान बोला तो उन्होंने उसका सर सहलाया और कहा, उसे नहीं पसंद कि मैं उसका कोई भी काम करूं, अब जा। विहान जब नायरा के रूम में आया तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर दूर तक फैली पहाड़ियों को देख रही थी। विहान ने गेट नॉक किया तो नायरा ने आ जाओ कहा। दी आपके लिए कॉफ़ी, कहते हुए विहान ने उसके हाथ में कॉफ़ी दे दी। नायरा, कैसा रहा आज का दिन? क्या दी, रोज रोज एक ही सवाल, वो रूठते हुए बोला। उसकी बात पर नायरा मुस्कुरा दी और बोली, कॉलेज में एडमिशन कहाँ लेने का सोचा है? विहान एक्साइटेड होकर बोला, दिल्ली में। नायरा, इतनी दूर तुम्हारी मॉम भेजेंगी? विहान, दी आपकी भी मॉम है। ठीक है फिर मनाओ फैमिली को। और भैया, उनका क्या? विहान मासूम चेहरा बनाकर, ओ माय गॉड, वो जान ले लेंगी मेरी। अच्छा दी, अब मैं अपने कमरे को साफ करने चला, वरना आते ही वाट लगा देंगी। उसकी बात पर नायरा हंसने लगी और वो चला गया। उसकी जाते ही नायरा दोबारा पहले की तरह खामोश हो गई और कॉफ़ी को गमले में फेंक दिया और अपना काम करने लगी। रात 8 बजे आरव और रघुनाथ जी आए। उन दोनों ने ही सबसे पहले ऊपर नायरा के कमरे की तरफ देखा और अपने अपने कमरों में चले गए। निर्मला जी ने रघुनाथ जी को पानी दिया और वहीं बेड पर बैठ गई। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? रघुनाथ जी फीका मुस्कुराते हुए, जिसके बच्चे उससे सीधे मुंह बात ना करे वो इंसान टेंशन ना ले तो क्या करे, बताइए। जो सालों पहले हुआ उसमें ना आपकी गलती थी और ना ही मेरी, फिर भी सजा मिल रही है। निर्मला जी, सजा तो आरव और नायरा को भी मिल रही है, कहकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। आरव जब अपने कमरे में पहुंचा तो बैग टेबल पर रख दिया, फिर फ्रेश होने गया। जैसे ही फ्रेश होकर आया उसके कमरे में कोई बैठा था। उसे देखते ही आरव के फेस पर स्माइल आ गई। आरव जब बाथरूम में आया से बाहर आया तो देखा नायरा उसके कमरे में बैठी थी। 2 कॉफ़ी के मग साथ में रखे थे। अरे नायरा, तुम कब आई, कहते हुए वो सामने रखे सोफे पर बैठ गया। जब आप बाथरूम में थे। नायरा कॉफ़ी मग उसे पकड़ाते हुए बोली। आरव, और बता कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या किया? कुछ खास नहीं, बस 3 सर्जरी करी और घर आ गई। अच्छा, कुछ खाया तूने या नहीं? काव्या ने खिला दिया है। घर पर आप और वहाँ वो हमारे खाने के पीछे पड़े रहते हो, कहते हुए उसने मुंह बना लिया। उसकी हरकत पर आरव ने उसके गाल खींच लिए और गले लगा लिया। आप दोनों मुझे हमेशा भूल जाते हो, कहकर विहान जाने लगा तो आरव ने उसे अंदर आने को कहा। तुम बाहर क्या कर रहे थे? विहान डरते हुए, वो भाई मैं दी को बुलाने आया था। उसे डरता देख नायरा बोली, विहान डर क्यों रहे हो, आराम से बोलो। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, भैया चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। विहान बेचारे का मन तो था लेकिन बोल ना सका। आरव, ठीक है चलो, और तुम ठीक से कपड़े पहन लो, रात में ठंड हो गई है। विहान, जी भाई, कहकर चला गया और नायरा भी। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में बाहर निकले। उन्हें साथ देखकर निर्मला जी की आंखें नम हो गई। रघुनाथ जी, आप बात बात पर आंसू क्यों बहाती है? बच्चे हमेशा से साथ थे। विहान को उन दोनों ने कभी अलग नहीं समझा, बस उनका बैर हमसे ही है, कहकर डाइनिंग टेबल के पास आया और चेयर ठीक करके वहीं बैठ गए। तो निर्मला जी खाना लगाने लगी। रघुनाथ जी, आप भी खा लीजिए, वो तीनों बाहर ही खा कर आएंगे, वैसे भी सालों हो गए साथ में खाए सब परिवार को। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। इधर ये तीनों पहले आइसक्रीम पार्लर गई, फिर तो काव्या भी मिल गई। अरे नायरा, तू यहाँ क्या, क्या बात है,
फिर आरव और विहान को भी हेलो बोला। आरव ले सब गोल टेबल के पास आ गए और अपनी चैम्बर खिसका कर बैठ गए। विहान और काव्या आपस में लड़ने लगी। वहीं नायरा फोन में कोई मेल आया तो उसे देखने लगी। आइसक्रीम आई तो सब खाने लगे। काव्या, नायरा, डिनर किया तुमने? नहीं, अब यही बाहर ही करेंगे। तनीषा, अरे हमारे घर चलिए, आज मेरा बर्थडे भी है, चलिए ना प्लीज। उसकी बात पर कोई मना नहीं कर पाया। विहान, ओए बिल्ली, सॉरी मैं भूल गया था। वैसे हैप्पी बर्थडे। तनीषा इतरा कर थैंक यू। थोड़ी देर में सब काव्या के घर पहुंचे। नायरा और विहान डेकोरेशन करने लगी। थोड़ी देर बाद काव्या खाना बनाने लगी और तनीषा भी नायरा की मदद करने लगी। काव्या खाना बना रही थी कि किचन में आरव आया और दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया। देखा कि काव्या उसे देखकर अनदेखा कर रही है तो खुद ही बोला, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। उसकी बात पर काव्या उसे देखने लगी तो आरव उसके पास आया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर होठ रख दिए। काव्या जल्दी से पलट गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। आरव, रिलैक्स। काव्या, आरव जी आप जाइए यहाँ से, आप नायरा के भाई हैं, वो हमें अकेला देखे तो शायद उसे अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर आरव ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। जहाँ विहान और तनीषा लड़ते हुए बलून बन फुला रहे थे, नायरा गुमसुम बैठी थी अपनी आंखें बंद करके। थोड़ी देर बाद केक काटा, फिर खाना खाकर तीनों भाई बहन निकल गए। इधर अंश के घर में दोनों भाई बहन ने मिलकर खाना बनाया और खाने बैठ गए। खाना खाकर अंश ने अनाया को छत पर आने को बोला और चला गया। अनाया काम खत्म कर जब छत पर आई तो अंश टहल रहा था। अनाया भी टहलने लगी और पूछा, अब बोलिए भी भाई, क्यों बुलाया है आपने? तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? उसकी बात सुन अनाया खुश हो गई, लेकिन तभी उसे अपनी स्थिति याद आई कि उसके कारण उसका भाई पहले ही परेशान है, अब और परेशान नहीं कर सकती थी। इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोली, भाई मुझे आगे नहीं पढ़ना, आप तो जानते हैं 12th तक की कितनी मुश्किल से पढ़ी हूँ, अब नहीं। अंश उसके बहाने समझ रहा था तो उसे समझाते हुए बोला, अनाया, हाँ भाई, देखो अनाया, आई नो घर के हालात की वजह से तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन बच्चा, तुम्हारा भाई अब इतना कमा लेता है कि तुम्हें पढ़ा सके, अच्छी ज़िंदगी दे सके। अब कोई बहाना नहीं। बताओ कहाँ जाना है अपने ग्रेजुएशन के लिए? अनाया कुछ नहीं बोली तो अंश झूले पर बैठते हुए बोला, वैसे मैंने तुम्हारा एडमिशन देहरादून के लो कॉलेज में करवा दिया है, जिसमें तुम चाहती थी। उसके बाद अनाया खुश होकर उसके गले से लग गई। अंश उसका सर सहलाने लगा और फिर बोला, जब मन था पढ़ने का तो बहाने क्यों कर रही थी? अनाया, भाई मुझसे देखा नहीं जाता, आप अपने सपनों को छोड़ अब हमारे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जिस उम्र में लड़के मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उस उम्र में आप एक पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अनाया के बाद अंश कुछ नहीं बोला, बस आसमान में छुपे चांद को देखने लगा। अगली सुबह नायरा उठी और जॉगिंग पर चली गई। मौसम ठंडा था, लेकिन उसने एक पतली सी जैकेट पहनी थी। 1 घंटे में वहां से आने के बाद और नौकर से कहकर अपने लिए नाश्ता बनवाया। उसकी यह हरकत रघुनाथ जी को पसंद नहीं आई। जैसे ही वह कुछ कहने को हुए, निर्मला जी ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। बैठे तो सब साथ हैं, लेकिन उस साथ में कुछ खामोशी थी। सब साथ होकर भी साथ नहीं थे। नाश्ते के बाद रघुनाथ जी ने आरव को स्टडी रूम में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद आरव उनके पास गया। रघुनाथ जी, आओ बैठो। आरव, आपने बुलाया, कुछ काम था? रघुनाथ जी, क्या अपने बेटे से सिर्फ काम के वक्त ही मिल सकता हूँ? उदासी से वो बोले। आरव कुछ नहीं बोला तो रघुनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, कल तुम मिस्टर रावत से मिले थे? आरव आरव ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोले, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो हमारे राइवल्स हैं, उनसे हमेशा हमें झुकाने की कोशिश करी है। ये सब जानते हुए भी तुम उनसे मिले, वो भी सीक्रेटली, बताओगे क्यों? आरव, मैं क्या कहूँ, जब आपने इतना कुछ पता करवा लिया तो क्या बात हुई ये भी आपको पता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, कहकर वो चला गया। और रघुनाथ जी उदास से वहीं बैठ गए। तभी उन्हें कुछ याद आया तो नौकर से विहान को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में विहान आया। रघुनाथ जी, आइए बरखुरदार, तो कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। वो तो दिख रहा है, लेकिन कॉलेज में कहाँ एडमिशन लोगे? विहान धीरे से, दिल्ली लॉ कॉलेज। उसकी बात सुन रघुनाथ जी परेशान हो गई। फिर सख्त होते हुए बोले, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं के बेस्ट लॉ कॉलेज में पढ़ो।
मैं अपने दोस्त से तुम्हारे एडमिशन की बात कर लूँगा। विहान, लेकिन डैड। रघुनाथ जी, नो आर्गुमेंट कहकर चले गए। उन्हें पता था कि उनकी नरमी उनके बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए हमेशा सख्त होकर अपनी बात मनवाते हैं। रघुनाथ जी अपने कमरे में गए तो निर्मला जी ने दोनों भाइयों के बारे में पूछा तो उन्होंने सब बता दिया। निर्मला जी, आपको आरव से ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। अगर कुछ हो तो दोनों खुद ही बता देते। वैसे बोले भले ना, लेकिन ऑफिस के काम में कोई लापरवाही नहीं करता। सब कुछ आपसे डिस्कस कर लेता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और रही बात विहान की, आपको उसे दिल्ली जाने देना चाहिए था। रघुनाथ जी, निर्मला जी, आप नहीं समझेंगी आरव को। उसके पास अकेले नहीं जाना चाहिए था। रावत एक बहुत ही घटिया इंसान है, वह कुछ भी कर सकता था। आप तो जानती हैं हमारे दुश्मन कम नहीं है यहाँ। आप ही जानते हैं, दिल्ली जैसे शहर में अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। नहीं तो वो रो धोकर अपनी बात मनवा ही लेता। वैसे बात तो आपने ठीक ही कही। ये विहान सिर्फ आरव से ही ठीक रहता है, डरता तो है उससे। अगर उसने एक बार कह दिया तो मान भी लेता है। एक बार तो आपके सामने आर्गुमेंट करने की सोच भी लेता है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल नहीं, कहकर हंसने लगी। रघुनाथ जी, आरव बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था, सबको परेशान करता था। तुम्हें नहीं पता वो बचपन में कितना नटखट था। निर्मला जी, हाँ, वो बताती रहती थी मुझसे। आज साली साहब का फ़ोन आया था, उनकी बात सुन निर्मला जी खुश हो गई। क्या कहा भाई जी ने? घर में सब ठीक है? आर्यन मेरा बच्चा, वो कैसा है? बहू, वो भी ठीक है ना? अरे सांस तो ले लीजिए। घर में सब ठीक हैं, भैया भाभी और आपके बेटे बहू भी, और आपका लाडला भतीजा अब बाप बनने वाला है, कहकर हंस दिए। उनकी इस बात पर निर्मला जी भी खुश हो गई। नायरा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, सबसे पहले एक कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो बेड पर एक 47 साल की महिला लेटी हुई थी। उन्हें देखते उसकी आंखें नम हो गई और वो उनके पास जाकर बैठ गई। नायरा, जल्दी उठ जाइए, अब और आपको ऐसे नहीं देखा जाता। पिछले 3 सालों से आप यही हैं, पता नहीं बाकी सब कहाँ हैं। और फिर उस दिन कहते हुए गला भर गया। जब रहा नहीं गया तो उसका हाथ अपने सर पर लगाए रोने लगी। थोड़ी देर रुक के बाहर निकल गई और अपने केबिन में चली गई, जहाँ काव्या उसका वेट कर रही थी। दरअसल काव्या भी उस रूम में आई, लेकिन उसे रोता देख वापस चली गई। जब नायरा अपने केबिन में पहुंची तो काव्या को देखकर ठिठक गई, फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। काव्या, तू ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना था? वैसे आज का शेड्यूल क्या है? मुझसे तो अपनी तकलीफ बता दिया कर, मैं तो अपनी हूं ना। थोड़ा प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए काव्या ने कहा। उसकी बात सुनकर नायरा उठकर उसके गले लग गई। नायरा, एक तू ही तो है जिसने मुझे संभाला है, जब जब कमजोर पड़ी हूँ हौसला दिया है। काव्या, नाश्ता तो किया नहीं होगा? नायरा, कर लिया। भाई बिना खाए निकलने नहीं देते। वैसे एक काम कर, तू यहीं मेरे घर शिफ्ट हो जा, फिर तू और भाई मिलकर मेरा ध्यान रखना। उसकी बात पर काव्या उसे देखने लगी। ऐसे मत देख, मुझे पता है भाई लाइक्स यू। मैं उनसे प्यार नहीं करती। नायरा की बात पूरी होने से पहले ही काव्या बोली। काव्या के मना करने पर नायरा उसे देखने लगी। वो कुछ कहती कि पियोन ने आकर बताया कि पेशेंट नायरा से मिलना चाहते हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और निकल गई। उसके पीछे काव्या भी निकल गई। अंश सुबह तैयार होकर बाहर आया तो देखा अनाया नाश्ता टेबल पर लगा रही है। टेबल काफ़ी छोटी सी है, उसके अगल बगल में 4 कुर्सियां रखी हैं। अंश चेयर पर बैठा तो अनाया ने टेबल उसके आगे कर दी और खुद के लिए भी नाश्ता निकालने लगी। जैसे उन दोनों ने खाना शुरू किया कि किसी ने बेल बजाई। अंश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आंटी थी। जी कहिए। आंटी, बेटा कल मेरी बेटी की शादी है तो तुम लोगों को आना है, कहकर कार्ड उसके आगे कर दिया तो अंश ने कार्ड लिया और अंदर आ गया। आंटी वहीं से चली गई थी। अनाया, कौन था भाई? अंश, वो सामने वाले घर की आंटी, उनकी बेटी की शादी है तो बुलाया है उन्होंने। अनाया ने ठीक है कहा और नाश्ता करने लगी, लेकिन उसका ध्यान अंश पर ही था। अंश, अगर कुछ बोलना है तो बोल, कब से सोची जा रही है? अनाया, भाई आपने देहरादून में एडमिशन करवाया है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब वहाँ से पहले ही हमारे साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और जो हुआ था उसे भूलने में ही भलाई है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंश बोला। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, कल शाम को ही ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया था। अनाया खुशी होके, ओके भाई, ध्यान रखिएगा और आज बाहर से कुछ खा लेना, कल से मैं खुद लंच रेडी कर दूंगी।
अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब जाऊँ? अनाया, हाँ, नहीं, जाकर आता हूँ बोलिए। ठीक है कहकर अंश निकल जाता है। अनाया ने गेट बंद कर दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगी। अंश बाहर आया और अपनी अपाची लेकर निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसे ईशान मिला। फिर दोनों ने मिलकर काम करने लगे। देहरादून। नायरा जब अपने सारे पेशेंट्स को निपटा कर वापस आई तो काव्या टेबल पर लंच लगाए उसका ही वेट कर रही थी। उसे देख नायरा मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने लंच किया और वहीं लगे सोफे पर बैठ गई। नायरा, अब हम जा रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी या चलोगी? काव्या, यहाँ तो कुछ काम है नहीं, सारे पेशेंट ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। दोनों केबिन से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो हल्की बारिश थी। नायरा और काव्या दोनों कार में बैठी और कार स्टार्ट करके थोड़ी दूर निकल आई। काव्या बोली, जो आज फिर करुणाला ले जा रही हो? हाँ, काफ़ी वक्त हो गया है। दोनों वहाँ थोड़ी देर में पहुँच गई। ये एक ओल्ड एज होम और अनाथालय था जो कि एक हरियाली एरिया में बना हुआ था। करुणालय को देखते ही काव्या बोली, ये कितना अच्छा है ना, एक छोटी सी दुनिया जिसमें बस प्यार और अपनापन है। नायरा कुछ नहीं बोली और नम आंखों से मुस्कुरा दी। वे दोनों अंदर गए तो वहां पर केयर टेकर आकर उनसे मिले। वहां के बच्चों और बुजुर्गों के बारे में पूछा नायरा ने। लगभग 2-3 घंटे वहां रहकर शाम को 6 बजे वो दोनों वहां से निकल गए। नायरा, काव्या तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तनिष्क अपने कॉलेज के लिए दिल्ली चली जाएगी तो तुम राठौड़ मेंशन में ही आ जाना, क्योंकि अकेले घर में रहने से अच्छा हमारे साथ रह लेना। मैं भी तो अकेले बोर हो जाती हूँ। कम से कम तुम आओगी तो मेरे साथ कोई तो होगा। उसकी बात सुन काव्या कहती है, तू एक बार निर्मला आंटी से फिर से आराम से बात करने की कोशिश तो कर। हमेशा सबसे प्यार से बात करती है। मुझे अच्छे लगते हैं वो सबसे प्यार से बात करती हैं। इससे आगे कुछ काव्या कुछ बोलती, नायरा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर खुद बोली, अगर उनकी तरफदारी करनी है तो फिर हम बात ही नहीं करते। मुझे पता है कौन कैसा है और कैसा नहीं। इतना कहकर नायरा चुप हो गई। उसकी बात सुनकर काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर देर में उसका घर आया। नायरा को बाय कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। नायरा भी चली गई राठौड़ मेंशन। नायरा जब घर पहुंची तो आज घर पर रघुनाथ जी भी कान्हा जी के साथ बैठे थे और विहान अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। वह सीधा अपने कमरे में गई और नौकर से कहकर कॉफ़ी मंगवाई। थोड़ी देर में मेड उसे कॉफ़ी देने आई तो नायरा ने पूछा, और सब घर में हैं? मेड काफ़ी वक्त से इस घर में काम कर रही थी, इसलिए वह नायरा का इशारा समझ गई थी। वह रघुनाथ जी के बारे में पूछना चाहती है तो उसने भी सरलता से जवाब दिया, बेबी, वह साहब की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी घर आ गए थे। नायरा, दवाई ली उन्होंने? मेड, हाँ, बहुत देर से कमरे में थे, अभी ही आए हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया तो मेड चली गई और नायरा वापस अपने कमरे में आई और कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड से एक फ़ोटो निकाली और उसे लेकर खिड़की के पास बैठ गई। नायरा ने बहुत ही एहसास के साथ उस फोटो पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें नम हो गई और आंसू बहने लगी। फिर उसने धीरे से फोटो को चूम लिया और बोली, कहाँ हो तुम? बहुत याद आती है तुम्हारी। दिल कहता है कि तुम हो, लेकिन उस दिन की हालत और कार की हालत देख कर डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ कहते हुए रो पड़ी। काफी देर तक ठंड में खिड़की के पास बैठी रोती रही। अभी वह खुद को संभाल कर खिड़की के पास बैठी हुई थी कि फोन बजा। पलट कर देखा तो कोई मैसेज आया। बेड के पास आकर फोन उठाया, देखा तो विहान का मैसेज था। दी, मेरे सारे दोस्त देहरादून से बाहर जा रहे हैं आगे की स्टडी के लिए, इसलिए आज सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तो शायद आने में देर हो जाए। मॉम को बता दिया है, आप भाई को समझा देना प्लीज़। प्लीज़ मेरी प्यारी दी, और खाना खा लेना। विहान का मैसेज पढ़कर नायरा ने उसे ओके और जल्दी आने के लिए कहा। फिर टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल के केस स्टडी करने लगी। यही सब करते हुए उसे 10 बज गए। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। गेट खोला तो वहाँ आरव खड़ा था। खाने की प्लेट उसके हाथ में थी। नायरा उसे देखकर साइड हट गई तो आरव खाना लेकर अंदर आया। नायरा, भाई, आपने क्यों तकलीफ की? हम आ जाते डिनर के लिए नीचे। आरव, अपनी बहन की फिक्र करने में कोई तकलीफ नहीं होती। आओ खाना खा लो, कब से काम कर रही हो, चलो, कहकर उसे बेड पर बिठा दिया और अपने हाथों से खिलाने लगा। नायरा भी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। गेट खुला होने की वजह से निर्मला जी की नज़रें उन पर पड़ी तो वहीं से गुजर रही थी। दोनों भाई बहन का एक दूसरे के लिए प्यार देख उनकी आंखें नम हो गई।
वो वहाँ से एक कमरे में गई। ये कमरा इस घर के सभी कमरों से सुंदर और बड़ा है और काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। निर्मला जी सभी सामानों को छूकर महसूस करते हुए एक तस्वीर के पास जाकर रुकी। वो तस्वीर एक औरत की है, बड़ी कजरारी आंखें जिसमें खुशी भरी हुई है, मुस्कुराते होठ, चेहरे पर झूलती लट, लाल साड़ी पहने वो गजब लग रही है। उसकी उम्र यही कोई 36-37 साल रही होगी। उस फोटो को देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा दी और फिर बोली, देख रही हो अपने बच्चों को कैसे एक दूसरे को संभालते हैं। मुझे तो मौका ही नहीं देते कि अपना वादा निभा सकूं। काश तुम यहाँ होती तो ऐसा कुछ होने ही ना देती, सब पहले की तरह खुश ही रहते। मुझसे भी उनका पुराना रिश्ता बना रहता। शायद कुछ देर बात कर वो कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आई तो रघुनाथ जी बोले, आ गई अपनी जान से मिलकर, आज क्या शिकायत की हमारी। उनकी बात पर निर्मला जी उदास होते हुए बोली, काश उससे सच में शिकायत पर कर पाती। कहकर गहरी सांस ली, फिर दोनों सो गई। सुबह का समय, दिल्ली। अंश और अनाया अपना अपना सामान लिए हॉल में आए और बैग को सोफे पर रख दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनाया ने नाश्ता लगाया और दोनों नाश्ता कर वापस हॉल में आए। अनाया, भाई आपने अपना सब सामान रखा ना। अंश उसके सिर पर टपरी मारते हुए, वह रहना तुझे है इसलिए तूने रखा अपना सब सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अनाया, हाँ रख लिया। वैसे भाई आप अकेले कैसे रहेंगे। अंश, रह लूंगा तो चिंता मत कर। और ईशान भी तो है, उसे भी यहीं रख लूंगा। वैसे भी वो यहाँ अकेले रहता है, उसकी फैमिली तो आगरा में है। अनाया, हाँ भाई यही ठीक है। आप ईशान भाई को यहीं बुला लीजिए, 2 लोग रहोगे तो मुझे भी आपकी कम चिंता होगी। अंश घूरते हुए, मतलब चिंता करेगी। उसकी बात पर दोनों हंस पड़े और घर लॉक करके बाहर निकल गए। अंश ने टैक्सी बुक करी, सामान रखवाया कर पहले अनाया को बिठाया, फिर खुद बैठा और गाड़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर में टैक्सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रुकी। अंश और अनाया उतरी, ड्राइवर की मदद से सामान निकाला और अंदर चले गए। वहां जाकर देखा तो ट्रेन शायद तुरंत आकर खड़ी ही हुई थी। उसमें लोग बैठ रहे थे। वो दोनों भी जल्दी से गए, अपना सामान जमा कर अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों की सीट नीचे की ही थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अंश, चलो अनाया बेटा तैयार हो जाओ अपने नए सफर के लिए, ठीक है, कहकर हंस दिया तो अनाया भी हंसने लगी। अंश सुबह से ही थक गया था, इसलिए उसने सीट पर सिर लगाकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा, आ रहा हूँ वापस तुम्हारे पास, उस शहर में जहाँ हम दोनों हसीन जिंदगी के लम्हे कैद हैं। उस वक्त हमें सजा के तौर पर अलग कर दिया गया था, लेकिन अब अगर तुम मिली तो किसी को तुमसे अलग नहीं करने दूंगा खुद से। आज नायरा की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई तो काव्या उसे केबिन में बने रूम में ले आई और दवाई खिलाकर उसको सर अपने गोद में रख लिया। अब शांति से आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आराम कर ले तो अच्छा महसूस हो। नायरा कुछ नहीं बोली तो काव्या ने कहा, पता है नायरा, मैं अपनी नायरा को बहुत मिस करती हूँ। नायरा, क्यों, हम तो यही हैं, फिर तू हमें क्यों मिस करने लगी। काव्या, तू मेरी नायरा कैसे हो सकती है। वो तो बहुत ही शरारती हुआ करती थी, हमेशा बोलती रहती थी कितना भी। कभी कभी मुझे उसे चुप कराना पड़ता था, लेकिन यह नायरा तो बोलती नहीं है, तेरी आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। नायरा, उसे सालों पहले मार डाला था कुछ लोगों की ख्वाहिशों के चलते। काव्या उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, अच्छा ये बता, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ, मतलब कोई ऐसा जिसे देखकर तुझे सुकून मिलता हो। उसकी बात पर नायरा की आंखों के सामने कुछ लम्हे चलने लगे जिसमें वो और एक लड़का था। दोनों की उम्र बराबर है, कभी कभी पिलाते हैं, आपस में लड़ना, तू कभी लड़के का लड़की को पिद्दी पर बिठाना, यह सब याद आते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। फिर काव्या से बोली, नहीं, हमें कभी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ। अच्छा ये बता, तनीषा कॉलेज कब से ज्वाइन कर ली है, कब जा रही है दिल्ली। काव्या नजरें चुराती हुई, वो मैं उसे सुबह ही ट्रेन में बिठा कर आई हूँ। उसकी बात पर नायरा जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे तूने अकेले भेजा, आर यू मैड। काव्या वो बच्ची है। उसकी बात पर काव्या जल्दी से बोली, वहाँ मेरी आंटी का बेटा रहता है तो उससे बात कर ली है, वो उसे आकर स्टेशन से पिक कर लेगा और हॉस्टल छोड़ देगा। मैंने सारे अरेंजमेंट पहले ही करा दिए हैं। नायरा, फिर भी यार, साथ चली जाती तुम उसके। चल कोई बात नहीं, वैसे ये बता, तेरा और भाई का क्या सीन है। काव्या नजरें चुराते हुए,
कुछ भी तो नहीं, कहकर जैसे ही जाने को हुई, नायरा ने उसका हाथ पकड़ वापस उसे बैठा लिया और बोली, देख, हमें नहीं पता तुम क्यों इनकार कर रही हो, जबकि आंखें हमेशा इकरार करती हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर तुम भाई की जिंदगी में आती हो तो उन्हें जीने की वजह मिल जाएगी। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकेंगे। वो बहुत अकेले और तन्हा है। उसकी बात पर काव्या की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई और फिर रोते हुए बोली, क्या करूं, तू ही बता। जब से प्यार को जाना है, उनसे ही मोहब्बत की है। लेकिन तुझे मुझे ये भी पता है कि तेरे पापा नहीं अपनाएंगे मुझे। मैं एक अनाथ हूँ, और वो क्यों एक अनाथ को अपनी बहू बनाना चाहेंगे। अभी काव्या ने इतना ही कहा था कि नायरा ने उसे मार दिया और उसके कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, हम मर गए हैं क्या, जो तुम अकेली खुद को अनाथ बोल रही हो। हम हैं, आरव भाई है, तनीषा भी है। इतने लोग होने के बावजूद तू खुद को अनाथ कैसे कह सकती है। क्योंकि ये खुदगर्ज है। ये आवाज़ सुन दोनों ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि आरव वहां खड़ा था और शायद सारी बातें भी सुन ली थी उसने। अभी कोई कुछ बोलता या रिएक्ट करता कि नर्स आ गई नायरा को बुलाने। नर्स, मैडम, डॉक्टर मेहता से उनका केस हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने आपको बुलाया है। उसकी बात सुन नायरा उन दोनों को कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आरव काव्या के पास आया। क्या जताना चाहती हो, या ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो सुनो काव्या वर्मा, रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, समझी तुम। और मुझे तो वैसे भी किसी भी हालात में जीना है अपनी नायरा के लिए। सो गुड बाय, जा रहा हूँ। अब तुम तरसोगी इस चेहरे के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा, समझी। कहते हुए जैसे ही जाने को हुआ, काव्या जल्दी से आकर उसे पीछे से गले लगा लिया और रोने लगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और काव्या को खुद से अलग करने लगा, लेकिन काव्या ने उसे नहीं छोड़ा और वैसे ही बोली, सॉरी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करती। इसलिए अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखा। और थैंक यू, आरव उसे अपने आगे करते हुए बोला। थैंक यू क्यों। काव्या कुछ नहीं बोली। बोलो, मुझे प्यार करने के लिए। उसकी बात पर आरव उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसकी नजरें इस वक्त नीची थी। आरव, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। हमें और नायरा को संभाला है, और अब इतनी प्यारी हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। तो भला मैं कैसे बच पाता। कहकर सराज से मुस्कुरा दिया। उसकी बात पर वह कुछ बोल नहीं पाई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। इधर अंश और अनाया ने अपना आधा सफर तय कर लिया है और आधा अभी बाकी है। दोनों ने मिलकर लंच किया। उसके बाद अनाया लेट गई। अंश भी ईशान से बात करने लगा, उससे ऑफिस के हालचाल लेकर। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, तभी उसके फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। उसे देख अंश सोच में पड़ गया। फिर कॉल रिसीव कर उधर से कुछ कहा, जिसे सुन उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया और खुद से ही कहा, अब इसे सबके सामने लाने में ही भलाई है। अपनी पहचान छुपाने की वजह से बहुत छूट दे दी इसे, अब और नहीं। वैसे भी अब तो उसी शहर में जा रहा हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहकर सीट से टेक लगाकर लेट गया। शाम को 6:30-7 बजे ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर तो अनाया चिल्लाने लगी। तो अंश उसे शांत करवाते हुए बोला, ऐसे क्यों चिल्ला रही है अनाया, हम इतने सालों बाद यहाँ आए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको बता नहीं सकती। उसकी बात पर अंश की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी अनाया बोली, सॉरी भाई, चले बाहर, अब ट्रेन पूरी तरह रुक गई है। उसके बाद पहले अनाया उतरी, फिर अंश सामान उतार लिया और फिर खुद उतर गया। हल्का अंधेरा था। अंश ने चारों तरफ देखा और बोला, देख अनाया, यहाँ सब पहले की तरह ही है, कुछ नहीं बदला, सब पहले की तरह है। उसकी बात पर अनाया बोली, लेकिन हमारी जिंदगी बदल गई है भाई। उसकी बात पर अंश कुछ नहीं बोला और टैक्सी रोककर एक घर का एड्रेस बताया और दोनों बैठकर वहां के लिए निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुंदर से घर के आगे रुकी। घर काफी बड़ा था। बाहर गेट पर तिवारी सदन लिखा हुआ था। उस नाम को देखते ही दोनों की आंखें नम हो गई। अंश ने सामान निकाला और किराया देकर सामान नीचे रखकर वो नेम प्लेट को छूकर महसूस करने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। तभी अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अंश पलट कर देखा। अनाया आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। उसने पलटकर उसे गले से लगा लिया। अनाया फफक कर रोने लगी तो अंश बोला,
चुप हो जा बच्चा, शांत हो जा, इतना नहीं रोते, हम अंदर चलते हैं। पहले उसने खुद के आंसू पोंछे, फिर अनाया के और उसे लेकर अंदर आ गया। दोनों अंदर आए। अंदर घुसते ही बड़ा सा गार्डन था, बीच में पत्थर का बना खूबसूरत सा रास्ता। वहां से होते हुए घर के दरवाजे के सामने आकर रुके। अंश ने गमले में से चाबी निकालकर गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। अंदर से भी घर काफी खूबसूरत था। बड़ा सा हॉल, एक तरफ बड़ा सा मंदिर जहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। किचन से लेकर डाइनिंग टेबल, बीच में से जाती सीढ़ियाँ उसे दो पार्ट में डिवाइड, और लेफ्ट एंड राइट, और उसके ऊपर जाकर कमरे। और घर काफी अच्छे तरीके से बना हुआ है, लेकिन किसी के ना होने के कारण घर बिल्कुल सोना लग रहा था। उसके बाद अंश और अनाया अपने अपने कमरे में चले गए। दरअसल यह घर किसी और का नहीं, अंश का ही है, तिवारी सदन। अंश का पूरा नाम है अंश तिवारी, और अनाया तिवारी यानी कि रेयांश तिवारी। दोनों अपने अपने कमरे में गए। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आए तो वहां पर काम कर रहे रामू काका ने डिनर लगा दिया। दोनों ने बैठकर डिनर किया। अंश ने अनाया को जल्दी सोने का कहकर चला गया, क्योंकि कल अनाया को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था। वह पहले ही काफी देर हो चुकी थी एडमिशन में, इसलिए अंश अब देर नहीं करना चाहता था। अंश जैसे ही अपने घर आया, दोबारा उसे प्राइवेट नंबर से कॉल आए। अंश ने गहरी सांस भरी और कॉल रिसीव करके लिया। फिर उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अंश कुछ नहीं बोला और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ओके कहकर फोन काट दिया। फिर खुद से ही बोला, अब आएगा मजा, सालों बाद तुम लोगों से मिलूंगा, देखता हूँ क्या बदला है और क्या नहीं। और नहीं बदला हुआ, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी कल के बाद। इधर नायरा आज घर देर से आई, जिस कारण निर्मला जी काफी परेशान थी, क्योंकि आजकल मौसम का भी कुछ पता नहीं, और पहाड़ी सड़कें कब धोखा दे जाए कुछ कह नहीं सकती। इसलिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, जब तक सब घर ना आ जाए। नायरा जैसे ही घर में घुसी, निर्मला जी उसे देखकर खुश हो गए और भागकर उसके पास आए और पूछने लगी, नायरा, आज क्या हो गया था? इतनी देर लगा दी तुमने। पता है सब कितनी चिंता कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना बच्चा? कहकर उसे गले से लगा लिया। नायरा कुछ देर चुप रही, फिर उन्हें अपने से अलग करके बोली, मिसेज राठौड़, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप भी बेफिजूल केयर हमारी मत किया कीजिए, लेकिन आप तो अपना दिखावा करने से पीछे ही नहीं हटती। उसकी बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उन्होंने उसे बाहर नहीं आने दिया। रघुनाथ जी को नायरा की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रघुनाथ जी, नायरा ये क्या हरकत है? वह माँ है तुम्हारी, यह कोई तरीका होता है बात करने का? क्या यही हमारे संस्कार हैं? नायरा, मिस्टर राठौड़, सॉरी, हमने आपकी वाइफ को आईना दिखाया। उनसे कह दीजिए कि मेरे पीछे ना आए। अपने माँ बाप का अपमान विहान बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, दी आप ऐसे बात नहीं कर सकती मॉम डैड से। विहान, तो तुम्हारी मॉम ने बताया तो होगा कि बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। निर्मला जी, विहान, नायरा ठीक कह रही है, जाओ अपने कमरे में। उनकी बात पर विहान पैर पटकते हुए चला गया। तो रघुनाथ जी बोले, नायरा, माफी मांगो अपनी माँ से। नायरा चिल्लाते हुए, नहीं है वो हमारी माँ, सुना आपने? कहते हुए उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो फिर भी बोली, आपने और आपकी वाइफ ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मार डाला उन्हें। कहते हुए उसे सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो आरव ने आकर संभाला। वहीं निर्मला जी नायरा की बातें सुनकर रोने लगी। रघुनाथ जी उनके पास गए और उन्हें चुप कराने लगे। आरव ने नायरा को देखा, जो बेहोश हो चुकी थी, तो वो उसे गोद में लेकर उसके कमरे में ले गया। रघुनाथ जी सर पर हाथ रख फर्श पर ही बैठ गए। इस वक्त वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। निर्मला, संभालिए अपने आप को, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। उनकी बात पर रघुनाथ जी उन्हें देखने लगे और फिर बोले, किस मिट्टी की बनी है आप? आरव, नायरा आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी आप हमेशा उनकी देखभाल करती हैं। निर्मला जी, माँ होना, और सबसे बड़ी बात, वो दोनों मेरी जान की ही जान है। मैंने भले ही उन्हें जन्म ना दिया हो, लेकिन हमेशा उनसे सबसे खास रिश्ता महसूस किया है। नायरा के कमरे में थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई। वो उसे देखकर इंजेक्शन लगा गई और दवाई देकर चली गई। उनके जाने के बाद आरव कुछ सोचने लगा। इतने साल हो गए, लेकिन इसके पैनिक अटैक बंद नहीं हुए। पहले उसके जाने के बाद रात में उठ जाती थी, लेकिन जब से माँ गई है तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मिसेज चौहान गलत नहीं लगती। उस वक्त नायरा तो छोटी थी, लेकिन मुझे पता है
और माँ एक दूसरे को कितने करीब थी, लेकिन फिर माँ की मौत हुई और इनकी शादी। लगता है ये गुत्थी सुलझानी पड़ेगी, कहकर किसी को कॉल किया। वो ये सोच ही रहा था कि फ़ोन बजा। उसने देखा प्राइवेट नंबर थी। वहाँ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आरव ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। फिर खुद से ही कहा, चलो फिर मिलते हैं कल। सालों बाद देखते हैं कितने बदले हैं। अगर नहीं बदले तुम्हारी तो वैसे भी बदल ही दूंगा। अगली सुबह अंश अपने कमरे से बाहर आकर देखता है, अनाया रामू काका के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। पास में उनका बैग रखा हुआ था। उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि अनाया को शुरू से ही देहरादून के कॉलेज बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ रहने की वजह से उसी यह शहर काफ़ी पसंद था। इसलिए वो हमेशा से यहीं रहना चाहते थे, लेकिन हालातों की वजह से उन दोनों को दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन अब अनाया का सपना पूरा हो रहा है। अंश उसके पास आया, उसके सर पर टपरी मार कर बैठ गया। अनाया, भाई क्या है, लगी गई? ओए मैंने बस छुआ है, बिल्ली कहीं की। अनाया उसे घूरते हुई, भाई आपने मुझे बिल्ली कहा? अंश, नहीं बिल्कुल नहीं, कहकर नाश्ता करने लगे। रामू काका उन दोनों को लड़ता देखकर हंसने लगे। नाश्ते के बाद वे दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए। देहरादून लॉ कॉलेज। कॉलेज देखने में काफी बड़ा और सुंदर स्थान पर है। दोनों ने अंदर जाकर देखा, अच्छी खासी भीड़ है एडमिशन कराने वालों की। अंश सीधा अंदर गया और पियोन से पूछ प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। अनाया, भाई सारे बच्चे तो एडमिशन के लिए बाहर खड़े हैं, आप डायरेक्ट मुझे लेकर प्रिंसिपल रूम में क्यों आ गई? कहीं सर ने गुस्सा किया तो? उनकी बात पर अंश हंसने लगा। चल कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रिंसिपल पापा के दोस्त है, कहते हुए गेट नॉक किया। अंदर से आवाज आई तो अंदर चला गया। वहीं नायरा के घर में जो हुआ, सोकर उठे तो आज उसका सर बहुत भारी था। वो सर पकड़कर बैठ गई। तभी उसके सामने कॉफी मग आया। उसने सर उठाकर देखा तो विहान खड़ा था। उसे देख नायरा कुछ बोल ना सकी। आखिर वह बोलती भी क्या? उसी की मोम को कल उसने कितना गलत कहा, लेकिन वह लड़का आज उसकी देखभाल कर रहा है। उसने इधर उधर देखा तो सोफे पर आरव सोया हुआ था, जो शायद कल रात नायरा की देखभाल करते हुए देर रात वहीं सो गया था। विहान ने एक मग कॉफी नायरा को दी, एक टेबल पर रखी और एक खुद लेकर चेयर पर बैठ गया। तो नायरा बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगता? हमने कल तुम्हारी मोम से गलत तरीके से बात करी। विहान फीका मुस्कुराते हुए, बुरा तो बहुत लगता है दी, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस गलती की सजा आप मॉम डैड को दे रही हैं वो गलती उनकी है। और जब आपको सच पता चले तो क्या आप खुद से भी नज़रें मिला पाएंगी? अब तक आरव भी उठ चुका था। वो और नायरा विहान को ध्यान से देखने लगी। आज हमेशा मुस्कुराने वाला, मस्ती करने वाला विहान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। विहान की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा और कॉफ़ी पीने लगी। उसके बाद विहान बोला, दी मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, एक्चुअली हेल्प चाहिए। विहान के कहने पर नायरा और आरव ने देखने लगी। आरव, कहो क्या हुआ? विहान, भैया वो पापा ने दिल्ली जाने से तो मना कर दिया, उदास होते हुए बोला। नायरा, हाँ तुमने बताया तो था। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? विहान, नहीं, क्योंकि डैड ने मना कर दिया, फिर भी गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहीं एडमिशन लूंगा लॉ कॉलेज में। आरव, तो इसमें हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं? विहान, आज आप चलिए मेरे साथ एडमिशन के लिए, प्लीज़ भाई प्लीज़। डैड ने साथ जाने से मना कर दिया, कहा है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आरव, हाँ 2 दिन तक चलेगी, फॉरेनर क्लाइंट्स हैं। विहान अब नायरा और आरव की तरफ देखने लगा। नायरा, अगर 12 बजे के बाद चलना है तो आई एम रेडी, बट उससे पहले सर्जरी है एक, तो पॉसिबल नहीं है। आरव, तू चिंता मत कर, विहान के साथ मैं चला जाऊंगा, ठीक है? उसकी बात पर विहान खुश हो गया। और मैं तैयार होने जा रहा हूँ, आप भी आइए, कहकर भाग गया। तो आरव नायरा से बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चलेंगे और जल्दी आना नाश्ते के लिए, मैं तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाने जा रहा हूँ। उसकी बात पर नायरा खुश हो गई। आरव चला गया। नायरा जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। देखा तो निर्मला जी नौकरों को कुछ काम समझा रही थी। आरव किचन में नायरा के लिए पराठे बना रहा था। उसे देखते ही नायरा किचन में चली गई। वाह भाई क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे काव्या के तो मज़े हैं, अच्छा खासा शेफ मिल जाएगा। उसकी बात पर आरव चौंक गया और उसे देखने लगा। क्या? ऐसा मत देखे, हमें पता है आप दोनों के बीच सही हो गया और काव्या ने भी कन्फेंस कर लिया।
अब आरव कुछ बोल न सका तो मुस्कुराते हुए पराठा बनाने लगा। नायरा भी जाकर डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठकर उसके जाते ही निर्मला जी किचन में आई। थैंक यू, तुमने उसे बताया नहीं कि पराठे मैंने बनाए, नहीं तो वो खाती भी नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कल मुझे खुद लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं, लेकिन विश्वास कीजिए अगर मुझे जरा सा भी गलत नजर आए तो मैं बख्शूंगा नहीं आपको। निर्मला जी अफसोस से मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, जो दिल करे वो तुम कर लेना मेरे साथ, लेकिन फिलहाल तो नायरा को पराठे खिला दो जाकर, कल भी कुछ नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी। आरव ने कुछ नहीं कहा और पराठे की प्लेट लेकर चली गई। निर्मला जी भी बाकी के पराठे सेकने लगी। विहान आया, उसने भी नाश्ता किया, फिर नाश्ते के बाद तीनों चले गए। आरव ने पहले नायरा को हॉस्पिटल छोड़ा, फिर विहान को लेकर देहरादून लॉ कॉलेज चला गया। कॉलेज देखते ही विहान ने नाम में सिर हिलाया और आरव से बोला, देखो ना भैया, मुझे इस कॉलेज में नहीं आना था और लास्ट ऑप्शन एक यही बचा। आरव, मैं बात करूं डैड से तुम्हें दिल्ली जाने के लिए? नहीं, रहने दीजिए, अब चले एडमिशन के लिए, वैसे ही यहाँ काफ़ी भीड़ है। आरव उसे लेकर एक प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कॉलेज के कॉरिडोर में लोग ज़्यादा थे। विहान और आरव उधर से जा रहे थे, तभी विहान की टक्कर किसी से हो गई। उसने देखा तो जिससे उसकी टक्कर हुई थी वह कोई लड़की थी। ब्लैक टॉप, स्काई ब्लू जींस, डेनिम जैकेट, गोल चेहरा, आंखों में मोटी काजल। लड़की ने विहान को नहीं देखा और अपने साथ आए हुए लड़के के साथ जल्दी से चली गई। तो आरव के बुलाने पर विहान भी आगे बढ़ गया। नायरा हॉस्पिटल गई तो जल्दी से अपना काम खत्म करने के बाद आज वह दोबारा से करुणालय चली गई। लेकिन आज वो अकेली थी। करुणालय वैसे भी नायरा के घर से 1 घंटे की दूरी और हॉस्पिटल से 2 घंटे की दूरी पर है, इसलिए नायरा 2 बजे हॉस्पिटल से निकल गई। कल उसने जो कुछ भी कहा उसी के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चला रही थी कि तभी उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखा। वो गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने देखा तो ब्रेक भी फेल थे। रास्ता सीधा होने की वजह से पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ट्रक ने आकर गाड़ी से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गया। नायरा खून से लथपथ वहीं पड़ी रही। कुछ अच्छे लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी पलट जाने की वजह से वो उनसे निकल नहीं रही थी। ज्यादातर लोग तो उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी वहां से अंश निकला, जो अनाया को घर छोड़कर शायद कहीं जा रहा था। अंश ने भीड़ ज्यादा देखी तो गाड़ी रोकी और बाहर निकला। एक आदमी से पूछा, अंकल, यह क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और देखो तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, बेचारी अकेली दर्द में तड़प रही है। अंश भीड़ से निकल कर आगे आया और लोगों को हटाकर खुद से नायरा को निकालने लगा, लेकिन जैसे उसने चेहरा देखा दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। नायरा को अपनी गोद में लेकर जल्दी से पीछे बैठा और ड्राइवर को जल्दी चलाने को कहा। अंश बार बार उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था, होश में लाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज उठ जाओ, प्लीज, इतने दिनों बाद मिली तो इस हालत में, प्लीज उठ जाओ नायरा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी, जिस पर बड़े शब्दों में सानिया हॉस्पिटल लिखा था। अंश जल्दी से अंदर की तरफ भागा उसे लेकर। अंदर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, प्लीज हेल्प। तभी कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गई। अंश ने उसे लिटाया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। तो वार्ड बॉय बोला, सर आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप ओटी में नहीं जा सकती। उसकी बात पर अंश रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, प्लीज़। उसने हाथ जोड़ दिए। तभी वहाँ काव्या आ गई, जिसे अभी बताया गया था कि एक इमरजेंसी केस आया है। अंश के गोद में लेने की वजह से नायरा का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया कि ये नायरा है। काव्या की नज़र जैसे ही लेटे हुए पेशेंट पर पड़ी, वो बहुत चौंक गई और परेशान होते हुए जल्दी से उसका हाथ अंश के हाथों से छुड़ाया और अंदर ले गई। नर्स ने गेट बंद कर दिया। अंश वहीं गेट पर बने छोटे से होल में से देखने लगा। बेबस होकर वहीं जमीन पर बैठ गया और घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। उसे आंखों के आगे एक 10 साल की लड़की का चेहरा आया, जिसमें वो लड़की पार्क में खेल रहे थे, लेकिन अचानक लड़की गिर गई और बेंच का लोहा उसे लग गया। अंश ने उसे उठाया और पास में बने उस लड़की के घर में ले गया, जहां उस लड़की की माँ उसे देखते ही परेशान हो गई और डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने उस बच्चे को दवाई दी, इंजेक्शन लगाने लगे, लेकिन इंजेक्शन देखकर ही वो रोने लगी।
तब अंश उसे चुप कराने लगा, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अंश उसे अपने साथ खेल में लगाकर इंजेक्शन लगवा दिया। देखा, लग गया, दर्द हुआ क्या? लड़की, तुम गंदे हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करोगी? कोई बात नहीं, फ्री चॉकलेट मैं ही खा लूंगा। उसकी बात पर लड़की ने छोटी सी चॉकलेट ले ली और दांत दिखाने लगी। उन दोनों की हरकतों को देखकर लड़की की माँ हंसने लगी। अच्छा आंटी, अब मैं जा रहा हूँ। नायरा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय, कहता हुआ अंश चला गया। तभी अंश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया। सर उठाकर देखा तो सामने काव्या खड़ी थी, सवाल भरी नजरों से उसे देख रही थी। अंश जल्दी से खड़ा हुआ और कमरे के अंदर देखते हुए पूछा, वो ठीक तो है? आपने उसे इंजेक्शन तो नहीं लगाया ना? उसे दर्द होता है इंजेक्शन से। आप बताइए कैसी है वो? अंश को नायरा के लिए इस कदर परेशान देख काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन जो उसके लिए इतना हाइपर हो रहा है। फिर अंश को देखकर बोली, ठीक है, बस ब्लड की कमी हो गई है, वही नहीं मिल रहा। परेशान होती हुई काव्या बोली। अंश झट से बोला, उसका ब्लड बी पॉजिटिव है। चलिए, मेरा भी यही है। अब तो मानो काव्या को बड़ा झटका लगा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं और उसे लेकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अंश खून देकर बाहर आया तो उसके साथ काव्या भी आ गई। नर्स को उसके लिए जूस लाने का बोल अंश को अपने केबिन में लेकर चली गई। तब तक जूस भी आ गया। अंश ने जूस पीने से मना कर दिया। उसे नायरा की चिंता हो रही थी, इसलिए अभी वह कुछ भी खाने पीने से मना कर रहा था। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और नायरा को कैसे जानते हो, लेकिन पहले ये जूस खत्म करो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात पर अंश कुछ नहीं बोला और चुपचाप जूस पीने लगा। उसके जूस खत्म करते ही काव्या ने पूछा, अब बताओ कौन हो और नायरा को कैसे जानते हो, और वो तुम्हें कहाँ मिली इस हालत में? मैं अंश, उसका दोस्त, और ये मुझे रास्ते में ऐसी हालत में मिली थी। उसके इतना कहते ही काव्या झट से बोली, अंश मतलब रियांश तिवारी, नायरा के बचपन के दोस्त, जिन्हें जब नायरा 11 साल की थी तभी अलग कर दिया गया था। उसकी बात पर रेयांश ने हाँ में सिर हिलाया। काव्या खुश होकर, ओ माय गॉड, तुम कहाँ थे इतने सालों से? पता है नायरा तुम्हें कितना याद करती है। जब से काबिल बनी है तब से कई बार तुम्हारा घर जाकर देखा है, लेकिन हमेशा वह बंद ही पड़ा मिला। अंश, मैं देहरादून में ही था, फिलहाल 3 साल से दिल्ली में हूँ। अब बहन के एडमिशन के लिए आया हूँ, लेकिन नायरा लंदन गई थी अपनी स्टडी के लिए। काव्या आश्चर्य से, तुम्हें कैसे पता? अंश, मुझे सब पता है, जब से समझदार हुआ हूँ तब से उसके बारे में एक एक बात पता है। काव्या शक से, कैसे? वो तो मैं नायरा को ही बताऊंगा। उसकी बात पर काव्या का मुंह बन गया। तुम जब यहीं थे तो कभी मिले क्यों नहीं अंश? गहरी सांस लेते हुए, सालों पहले भी हम अलग होकर दिए गए थे, ये कहकर कि पहले कामयाब बनो। और नायरा के पापा को तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं, इसलिए कहीं मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। काव्या चिढ़ते हुए, परेशानी? अरे मर मर के जी रही है वो रोज, मौत की दुआ मांगती है। काव्या की बात पर अंश तड़प उठा। अभी वो लोग और बात करते कि अंश के पास उस किसी प्राइवेट नंबर का कॉल आया और वो जाने के लिए उठ गया। देखो, अभी मेरा जाना ज़रूरी है, तो ये लो मेरा नंबर, और नायरा की खबर देती रहना, और उसे मत बताना कि उसे मैं हॉस्पिटल लाया था या फिर मैं वापस आ गया हूँ। काव्या घूरते हुए, क्यों? प्लीज़, कुछ अधूरे हिसाब अभी बाकी हैं, उन्हें पूरा करके ही उसे अपना चेहरा दिखाऊंगा, कहकर निकल गया। काव्या भी नायरा के कमरे में चली गई, जहां वो दवाई के असर से सो रही थी। एक पुरानी बिल्डिंग जिसमें कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, देखने में किसी नेता की तरह जान पड़ रहे थे। उसी बिल्डिंग में जगह जगह कुछ आदमी छुपे, उन्हीं की बस आंखें दिख रही थी, बाकी पूरा ब्लैक कपड़ों और मास्क से कवर थे, और वो ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। एक आदमी, विराज, तुमने सब इंतजाम कर दिया ना? कल की डील में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 4 साल पहले जब ये डील होने वाली थी तो उस तिवारी ने टांग अड़ा दी। उसका अंजाम तुम सभी जानते हो। उसकी इस बात पर सब ठहाका मारकर हंसने लगे। तो दूसरा आदमी बोला, महेंद्र जी, उस वक्त तो आपने ऐसा खेल खेला था कि 6 महीने बाद ही वो टपक गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। क्या हत्या है या फिर एक्सीडेंट? एक बार फिर से उस हाल में ठहाका गूंज उठा। तभी उन्हीं में से बैठा हुआ एक आदमी बोला, जो सफेद कुर्ते पजामे में था, चलो सालों पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन यह दिन हाथ से नहीं जाने चाहिए।
जिसमें 500 लड़कियां भी हैं और ड्रग्स भी। उनके इस ऐलान को सुनकर वहां छुपे सारे काले कपड़े वाले आदमी चौंकने को हो गए। सबकी आंखों में गुस्सा और नफरत उतर आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अब सबको कल का इंतजार था। ऐसे ही कुछ बातें करने के बाद कमरे में बैठे आदमी एक एक करके निकल गए। उनके जाने के बाद ब्लैक कपड़े वाले आदमी भी सारे चले गए। रात का वक्त, देहरादून, सानिया हॉस्पिटल। नायरा हॉस्पिटल बेड पर सोई हुई थी और आरव उसका हाथ पकड़कर बैठा था और उसके बगल में नायरा खड़ी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। आरव, बच्चा, ध्यान कहाँ था तेरा, जो चोट लगा दी? उसके बाद बात पर नायरा कुछ नहीं बोली। आरव, तुझसे किसी का हर्ट होना बर्दाश्त नहीं होता तो फिर गलत तरीके से उनसे बात ही क्यों करते हो? काव्या, हाँ, और जब जब ये उनसे ऐसे बात करती है तब तब मैडम अपने आप को तकलीफ पहुंचा लेती है, जाने अनजाने में। उन दोनों की बात पर नायरा कुछ नहीं बोली। आरव, वैसे कौन लेकर आया था नायरा को यहाँ पर? उसे थैंक यू बोलना तो बनता है। अगर आज वह समय से नहीं लाता तो कुछ भी हो सकता था। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। नायरा ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और ना में सर हिला दिया। तभी वहां विहान आया दवाइयाँ लेकर, और वो भी वहीं खड़ा हो गया। चौहान मेंशन में जब से पता लगा था कि नायरा का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, तब से निर्मला जी रोए जा रही थी। जब शांत नहीं हुई तो रघुनाथ जी उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गए। वो आए तो नायरा के पास कमरे में विहान था, सोफे पर सोया हुआ, और काव्या और आरव काव्या के केबिन में थे। इसलिए दोनों चुपचाप कमरे में आए। निर्मला जी नायरा को देख दोबारा रोने लगी और प्यार से नायरा के सर पर हाथ फेरा। रघुनाथ जी भी नम आंखों से नायरा को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रघुनाथ जी खुद बोले, निर्मला जी, चलिए, अगर नायरा उठ गई या आरव ने वो हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। उन्हें पसंद नहीं है कि हम यहाँ आए उनसे मिलने, इसलिए शायद बस घर पर काव्या से कॉल करवा दी। उसके बाद वो दोनों निकल कर बाहर आ जाते हैं। उन्हें काव्या दिख जाती है। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर दोनों सकपका गए तो काव्या बोली, आप चिंता मत करिए, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी बात पर निर्मला जी बोली, क्या तुम ही हमारे लिए नायरा की तरह सोचती हो? काव्या मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी सजा नायरा और आरव जी आपको दे रहे हैं। उसकी बात पर दोनों ने अपना सर सहलाया और निकल गए। इधर निर्मला जी और रघुनाथ जी के जाते ही नायरा ने आंखें खोली। उसकी सूनी आंखों में आंसू बह गए। हमेशा यही होता था। मैं चाहे उन्हें कितना भी मना कर लूं, चाहे कितना भी दूर भाग लूं, लेकिन वह हमेशा केयर ही करती हैं। और आज भी यही हुआ। तभी काव्या कमरे में आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नायरा, एक बार उन्हें समझने की कोशिश कर। वो गलत नहीं है, ना आंटी के मामले में और ना ही अंश के मामले में। उसकी बात पर नायरा चौंकी। नायरा, आज अंश को बीच में क्यों ला रही है? वैसे तुझे एक बात बताऊं, आज जब से होश आया है तब से हमें अंश का एहसास हो रहा है। वही सुकून महसूस हो रहा है जब हमें उसके साथ रहने पर होता था। उसकी बात पर काव्या उसे देखते हुए सोचने लगी, किसके एहसास इतने साल बाद भी इतने पक्के हैं कि उसको छूने भर से पहचान गए कि आज अंश उसके पास था। लेकिन मैं इसे सच नहीं बता सकती, उसने मना किया है। फिर उससे बोली, कल मैं तेरे घर आ रही हूँ तो आरव जी को रोक कर रखना, मुझे उनसे और तुझसे बात करनी है, क्योंकि अब तो कल वो तुझे ही ले जाएंगे। उसकी बात पर नायरा मुस्कुरा दी। काव्या उसके पास बैठ उसका सर सहलाने लगी तो थोड़ी देर बाद नायरा सो गई। काव्या जैसे ही जाने को हुई, आवाज आई, थैंक यू भाभी माँ। ये विहान की आवाज़ थी। काव्या ने चौंक कर पीछे देखा तो विहान उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। काव्या सकपकाते हुए बोली, विहान, क्या बोल रहे हो? कुछ भी। और थैंक यू किस लिए? विहान उसके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे आपके और भाई के बारे में पता है, क्योंकि उस दिन जब मैं दी से मिलने आया था तो आपके और भाई की बातें सुन ली थी। उसके लिए सॉरी, और भाई और दी को संभालने के लिए थैंक यू। काव्या उसकी बात पर थोड़ा शर्मा गई, फिर बोली, लेकिन तुमने मुझे भाभी माँ क्यों कहा? विहान हंसते हुए, भाभी तो आप हैं ही, और माँ इसलिए क्योंकि आप हमेशा मेरी नायरा दी की माँ की तरह उनके साथ रही, उनका ख्याल रखा। बस इसलिए माँ कहने का दिल किया तो कह दिया। विहान ने यह सब बड़ी मासूमियता से कहा था तो काव्या कुछ कह नहीं पाई और मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाकर बाहर आ गई। बाहर ही उसे आरव मिला। काव्या को देखते ही उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आरव, थैंक यू मिसेज चौहान। काव्या अलग होते हुए, जनाब, पहले शादी करिए फिर बोलिए सरनेम से।
कर लूँगा कहकर आरव ने उसे गोद में उठा लिया और केबिन में ले गया आया। रात के 3 बजे अंश एक जंगल में बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था। उसकी गाड़ी में अनाया सोई हुई थी। अंश सोचने लगा कि कैसे जब वो उसे प्राइवेट नंबर वाले से मिलकर आ रहा था तो उसे किसी का कॉल आया, जिस पर उधर से किसी ने कहा कि अनाया का किडनैप हो गया है। कुछ घंटे पहले कॉल पर, सर, अनाया मैडम का किडनैप हो गया है। उसकी बात सुनकर अंश की मुट्ठियां कस गई। उसने गाड़ी रिटर्न उसी बिल्डिंग की तरफ दौड़ा दी। 15 मिनट बाद वो उसके सामने था। उसने गहरी सांस ली और गुस्से से अंदर चला गया। वो बड़ी सावधानी से अंदर गया और एक एक करके सारे आदमियों को मारते हुए गया कि जिससे उसका बॉस लोग सतर्क ना हो जाए। एक कमरे के आगे आकर वो रुका और गेट खोला। गेट खोलते ही उसकी नज़र अनाया पर पड़ी, जिसे कुर्सी पर बांधा हुआ था और नशे का इंजेक्शन की वजह से वह सो रही थी। शायद अभी उसे होश नहीं आया था, हैवी डोज की वजह से। अंश आराम से अंदर गया और उसकी रस्सी खोलकर उसे गोद में लेकर बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में लिटाकर उस बिल्डिंग से दूर निकल गया। वर्तमान अंश यही सब सोच रहा था कि उसे अनाया की आवाज़ आई जो बोल रही थी, भाई मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो अपने कमरे में थी। अब उसकी बात पर अंश को समझ में आया कि शायद जब अनाया सोई हुई थी तभी उसे उठा लिया था उन लोगों ने, और अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। तो उसने जो मन में आया बोल दिया, तुझे नायरा के पास लेकर जा रहा था। अनाया चौंक कर, नायरा? आपकी नायरा है ना? उसकी बात पर अंश ने हाँ में सर हिला दिया तो अनाया उसके गले लग गई। आई एम हैप्पी फॉर यू भाई, आपने बहुत इंतज़ार किया है उसका। वो ये सब कह ही रही थी कि उसके मुंह से आह निकल गई। अंश परेशान होकर, क्या हुआ, तू ठीक है? अनाया, हाँ भाई, सर दर्द है। वैसे आप चलो अब। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए रुक गया, और अब फ़िलहाल तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद बात पर अनाया ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि बेहोशी का इंजेक्शन भी इंसान को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। वह दोनों वहाँ से घर के लिए निकल गए। अगली सुबह जब अंश सोकर उठा तो आज उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। आज एक बहुत बड़ा काम निपटाना था, एक बहुत बड़ा हिसाब बराबर करना था। वो उठा और फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे अनाया मंदिर में पूजा करते हुए दिखी। अनाया ने पूजा करके अंश को और रामू काका को प्रसाद दिया और खुद नाश्ता लेने चली गई। नाश्ते के बाद अंश और अनाया हॉल में आए तो अंश बोला, अनाया, जी भाई, आज कॉलेज जाओगी ना? आज फर्स्ट डे है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। उसकी बात पर अनाया मना करते हुए बोली, नहीं भाई, आप आराम कीजिए और देहरादून घूमने मैं चली जाऊंगी, मेरे लिए शहर वैसे भी नया नहीं है। अंश उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अनाया कॉलेज के लिए निकल गई। उसे छोड़ने ड्राइवर गया था, जो कि उसके घर का ही पुराना था। और अब जब ये दोनों आ गए थे तो ड्राइवर को कुछ वक्त के लिए रेयांश ने वापस बुला लिया था। रेयांश ने किसी को फ़ोन किया, अनाया कॉलेज गई है, उसका ध्यान रखना और पूरे टाइम उसके आसपास रहना है, बिना उसे पता लगे। और अगर आज कोई भी चूक हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कल तुम्हारे रहते भी अनाया का किडनैप हो गया था। यह हादसा होने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उधर से आवाज़ आती है, ओके सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, रखता हूँ। अनाया मैडम कॉलेज के रास्ते में है, कहकर फ़ोन रख दिया। अब अंश को नायरा का ख्याल आया तो वो बेचैनी से अपना फ़ोन देखने लगा, लेकिन उस पर किसी का कॉल ना आया देखकर परेशान हो गया। अब उसे काव्या पर गुस्सा आ रहा था। ये लड़की पता नहीं कौन है, क्या नाम है, लेकिन मैंने कल इसे जल्दी में अपना नंबर तो दे दिया लेकिन इसका नहीं लिया। अब कैसे पता करूँ कि नायरा कैसी है? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा कि कोई नंबर था, उसने फट से उठा लिया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, क्या आप अंश तिवारी बोल रहे हैं? हाँ, नायरा कैसी है पहले ये बताओ। एक तो इतनी देर कर दी फ़ोन करने में, चिढ़ते हुए अंश ने कहा। तो काव्या भी चिढ़ गई। काव्या, देखो, एक तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें कॉल करके नायरा के बारे में सब बता रही हूँ। मैं तुम्हें बताती नहीं तो तुम कुछ करते भी नहीं, समझे? आए बड़े। और वो ठीक है, आज घर जा रही है। अंश चौंकते हुए, उसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो इतनी जल्दी से डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? काव्या, कोई डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, वो तो उसके भाई ले जा रहे हैं, इसलिए कोई मना भी नहीं कर सकता। सारे अरेंजमेंट करवा दिए गए हैं और मैं रहूँगी उसके साथ, तो तुम टेंशन मत लो। एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दो। देखो, मना मत करना प्लीज़ प्लीज़। काव्या, ओके, इतना प्लीज़ प्लीज़ मत कहो। तुम मेरी नायरा के लिए खास हो इसलिए झेल रही हूँ। उसकी बात पर अंश का मुंह बन गया। काव्या का वीडियो कॉल आया
काव्या ने पहले ही बैक कैमरा ऑन कर दिया था, जिससे अंश आराम से अपनी नायरा को देख पा रहा था। इस समय नायरा को आरव फ्रूट्स खिला रहा था और वह खाने में नखरे कर रही थी। उन्हें देखते ही अंश समझ गया कि ये जरूर नायरा का भाई है। फ्रूट्स खाने के बाद आरव ने नायरा को कुछ कहा और बाहर चला गया। नायरा ने काव्या से कहा, क्या जब से फ़ोन में लगी रखी है, मुझे कल की सारी डिटेल्स दे, क्या क्या हुआ हॉस्पिटल है में। उसकी बात पर रेयांश डरने लगा कि कहीं नायरा को काव्या कल के बारे में बता ना दे, लेकिन तभी आगे की बात सुनकर दिल से शॉक्ड हो गया। बताना काव्या, जो पुराने केसेस थे उनमें कोई इम्प्रूवमेंट है? और कल जिनकी मैंने सर्जरी करी थी उनके घर से कोई आया? क्योंकि कल तो बस एक लेडी लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर काव्या बोली, फिलहाल आप बैठने की हालत में नहीं हैं तो हॉस्पिटल की टेंशन छोड़ो और अभी कुछ दिन रेस्ट करो, और यहाँ मैं देख लूँगी। तूने ही तो कहा था ना कि मैं सर्जरी करने लायक हो गई हूँ, तो भरोसा रख, मैं देख लूँगी। उसके बाद नायरा मुस्कुराते हुए, उसकी मुस्कुराहट देखकर अंश की आंखें नम हो गई। बहुत सालों बाद ऐसे बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए देख रहा था, वरना तो उसने नायरा से मिलने की उम्मीद तक खो दी थी। नायरा से बात करने के बाद काव्या बाहर आई और अंश से बोली, देख लिया ना, अब ठीक है वो, तुम भी आराम करो। वो जैसे ही फ़ोन रखने को हुई, अंश की आवाज़ आई, थैंक यू मिस। क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? कल से काफ़ी ज़्यादा मदद की है तुमने मेरी। काव्या। काव्या वर्मा। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू अगेन, कहकर फ़ोन रख दिया। काव्या भी उसकी बात पर मुस्कुराती हुई जैसे ही मुस्कुराते हुए पलटी, आरव से टकरा गई। आरव ने उसे पीठ पर हाथ रखकर संभाल लिया। आरव, क्या करती हो? थोड़ा देख कर। तो उसी बात पर काव्या प्यार से उसे देखने लगी, तो आरव भी उसकी तरफ झुककर बोला, अरे ऐसे मत देखो, हम कॉरिडोर में हैं और मैं यहाँ कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। वह तो अभी एक दूसरे के करीब ही खड़े थे कि तभी वहाँ विहान आ गया और खखारने लगा। दोनों सकपकाकर अलग हो गए। थोड़ी देर बाद सब नायरा को लेकर चौहान मेंशन पहुंचे। वहाँ निर्मला जी ने अच्छे से उनके वेलकम की तैयारी कर रखी थी। निर्मला जी ने उनकी आरती की, फिर तिलक लगाया। आरव और विहान दोनों उसके अगल बगल खड़े थे और काव्या पीछे। दोनों भाई अपनी बहन को लेकर अंदर आए। आज नायरा ने कोई बहस नहीं की क्योंकि वो उस हालत में नहीं थी। पूरे दिन सबने नायरा को अच्छे से ख्याल रखा। फिर रात में आरव आज जल्दी सोने चला गया। काव्या अब यहीं रहने वाली थी क्योंकि उसके घर में कोई था नहीं और नायरा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसलिए रात 9 बजे आरव कमरे में आया। इस वक्त उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और मास्क भी लगाया हुआ था। वो तैयार होकर खिड़की से निकल गया। चुपके से घर से निकला और मेन गेट से कूद कर बाहर आ गया। बाहर कुछ दूरी पर बुलेट पर उसका कोई इंतजार कर रहा था। आरव को देखते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो बैठ गया। बुलेट वाले ने काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ वक्त बाद वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आकर रुके। आरव ने उस दूसरे लड़के को देखा तो वो बोला, टेंशन मत लीजिए भाई, आज इनका काम तमाम होकर ही रहेगा। इनसे तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बदले लेने हैं, कहकर जहरी मुस्कान दी। आरव भी टेढ़ा मुस्कुरा दिया। दोनों सीधे अंदर गए। वहां उन्हीं के जैसे कुछ और लोग थे। उस लड़के को देख सबने सैल्यूट किया तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर सब उन्हीं नेता लोगों का इंतजार करने लगे। आरव भी उनके साथ ही था। वो लोग अलग अलग होकर पूरी बिल्डिंग में फैल गए, लेकिन सब छुपे हुए ही थे क्योंकि उन सभी को उन लड़कियों की जिंदगी बचानी थी। आरव और वो लड़का जिसे देख सबने सैल्यूट किया था, वो दोनों एक साथ। आरव उसे देख कर बोला, अंश, तुमने घर पर तो सेफ्टी का इंतजाम कर दिया है ना? क्योंकि कल के बाद तो लोग शांत नहीं बैठेंगे। आरव के साथ जो लड़का था कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो अंश है। भाई आप चिंता मत कीजिए, अनाया बिल्कुल ठीक है और मैं वहाँ अपने आदमियों को लगा कर आया हूँ। आपने राठौड़ मेंशन में तो सिक्योरिटी कर दी है ना सही से? उसकी बात पर आरव मुस्कुरा दिया और बोला, अरे भाई, पूरी सिक्योरिटी है, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी नायरा बिल्कुल सेफ है। उसकी बात पर अंश इधर उधर देखने लगा तो आरव हंस पड़ा। भाई यह सब छोड़िए, देखिए वो विराज कुछ लड़कियों को लेकर जा रहा है और शायद इस वक्त उन्हें ड्रग्स दी हुई है। उसकी बात पर आरव ने छेद में से झांक कर देखा तो विराज को दिखने में 40-45 की उम्र का था। वह लगभग 30-40 लड़कियां लेकर जा रहा था। वह नशे की हालत में थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ रखा था। अंश और आरव की आंखों में खून उतर आया विराज और उसके आदमियों को देखते हुए। उसके बाद ऐसे ही एक एक करके बहुत से आदमी लड़कियों के झुंड को
ट्रक में बैठाते गए और वहाँ लगभग 10 ट्रक खड़े थे और 2 छोटे टेम्पो, और उन्हीं के पास खड़े थे महेंद्र, जो कि एक नेता है, देहरादून का एमएलए, और उसके पास में खड़ा है मलिक, जो कि उस क्षेत्र का विधायक है, और उन्हीं के पास खड़ा है एक हवलदार, जिसे उन लोगों ने पैसे के बल पर खरीद रखा है। महेंद्र और मलिक के सारे आदमियों ने उन सभी लड़कियों को ट्रक में चढ़ा दिया था। ट्रकों के रवाना होने की ही देरी थी कि एक गोली की आवाज़ आई, और महेंद्र, मलिक, विराज, वहाँ खड़े सारे गुंडे चौंक गए। और मलिक चिल्लाते हुए बोला, कौन है जिसने अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, सामने आओ। उसके कहने भर की देरी थी कि अंश सामने आ गया और बोला, मैं हूँ तुम्हारी मौत। वही अंश को अपने सामने इस तरह देख महेंद्र और मलिक के हालत टाइट हो गई। तभी आरव भी उन लोगों के सामने आ गया। अब तो उन सबके चेहरों के रंग ही उड़ गए थे। आरव और अंश एक दूसरे को देख टेढ़ा मुस्कुरा दिए। महेंद्र और मलिक के गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो सभी सतर्क होकर फॉर्म में आ गए। यस सर बोलते हुए उन ट्रकों को लेकर निकल गए। जैसे ही वो लोग ट्रक लेकर वहां से निकले, महेंद्र चिल्लाने लगा अपने आदमियों पर, हराम के पिल्लो, पैसे मुझसे लेते हो और काम इसके लिए करते हो जो खुद एक देश का कुत्ता है। और चिल्लाने लगा। अब वहाँ सिर्फ ड्रग्स वाला ट्रक ही बचा था। महेंद्र बौखलाते हुए, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रक हड़पने की? मलिक, विराज, पकड़ो इन दोनों हराम के पिल्लों को, इतना कुछ खाकर भी अकल नहीं आई। उसकी बात सुनकर आरव और अंश दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अंश आगे आया और महेंद्र का कॉलर पकड़ लिया और उसे गाली देते हुए बोला, तू तो निहायत कमीना है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता था तूने लोगों को पैसे के बल पर खरीदा है, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल मैंने भी किया। आरव आगे आते हुए, और इस वक्त जो तुम्हारे पास रहते हैं वो तुम्हारे आदमी नहीं बल्कि हमारे ऑफिसर्स थे। मलिक आरव अंश को देखते हुए, भूलो मत, इसी वर्दी और देशभक्ति ने तुम लोगों के घरों में आग लगा दी थी सालों पहले। महेंद्र हंसते हुए, नतीजा तुम लोगों के सामने है। फिर आरव को देख, तुम कैसे भूल सकते हो? तुमने अपनी माँ की मौत देखी थी ना? वैसे कुछ भी कहो, साली थी बड़ी जबरदस्त, कहकर बेशर्मी से हंस दिया। आरव चीखते हुए, और उसी औरत में दुर्गा माँ बन तेरे सारे काले धंधों का अंत किया था। आरव कहते हुए टेढ़ा मुस्कुरा दिया। मलिक गुस्से से, धोखा देकर किया उसने जो भी किया। हमें नहीं पता था कि वो सीबीआई ऑफिसर है, इसलिए उसकी खूबसूरती देख रख लिया। उसको इतना कहते ही 2 मुक्के उससे पड़े जो आरव और अंश ने मारे। मलिक झटके से दूर जा गिरा। तभी उन दोनों के सारे गुंडे आ गए जिनसे बाकी अफसर लड़ रहे थे। अंश अब महेंद्र को मारते हुए, मेरे माँ बाप ने क्या किया था जो उन्हें मारा तूने? बोल कमीने, कहते हुए उसे मुक्का जड़ा। मलिक, तेरी माँ बीच में आई थी, लेकिन तेरे बाप को उसके किए की सजा मिली। वो भी वही करने जा रहा था जो सालों पहले वो सानिया चौहान ने करने की कोशिश की थी। पुरानी यादें ताज़ा होते ही आरव ढीला पड़ गया तो महेंद्र उसे मारते हुए बोला, चली थी मेरी पोल खोलने, लेकिन मैंने उसे बर्बाद कर दिया मलिक। और उससे पहले हमारी पैदा करी एक गलत फहमी ने 2 समझदार परिवारों और 2 जांबाज ऑफिसरों को अलग कर दिया। उसकी बात सुनकर आरव और अंश बेहताशा उन दोनों को मारने लगे। तभी वहां गोली चली। सब एकदम से शांत हो गए। सबने गेट की तरफ देखा तो नायरा और रघुनाथ जी खड़े थे, और उनके साथ पूरी पुलिस फोर्स। आरव ने मलिक को और रेयांश ने महेंद्र को धक्का देते हुए उन ऑफिसर्स के आगे पटक दिया। अंश, ले जाओ इन्हें और अच्छे से खातिरदारी करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मलिक ने देखा सबका ध्यान भटक गया है, तो जिस ऑफिसर ने उसे पकड़ रखा था उसी की गन निकालकर आरव और अंश पर पॉइंट कर दी। महेंद्र, कोई आगे नहीं आएगा, कहते हुए वो उसकी पकड़ से छूट गया। अंश, महेंद्र गन रख दे वरना पछताएगा। महेंद्र हंसते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, कहते हुए पीछे की तरफ होने लगा। तभी उसकी ठोकर दीवार से हुई और गन का ट्रिगर दब गया। भाई, अंश कहते हुए नायरा उन दोनों की तरफ भागी, जब तक अंश संभलते हुए मलिक और महेंद्र पर गोली चला दी। बाकी के पुलिस वालों को उनसे ले जाने के कहा। खुद वहां निढाल हो गया। गिरता इससे पहले ही आरव और नायरा ने उसे संभाल लिया। दरअसल जो गोली चली थी वो आरव के कंधे को छूते हुए अंश के सीने पर लगी थी। नायरा देखते ही अंश को पहचान गई और अब उसे इस हालत में देख तड़प उठी और बिलखने लगी। रघुनाथ जी ने आकर आरव को संभाला। रघुनाथ जी, आरव तुम हॉस्पिटल चलो, मैं अंश को लेकर आता हूँ। आरव उन्हें देखने लगा तो वो बोले, विश्वास रखो, उसे लेकर मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। उनकी बात पर आरव ने सर हिलाया और अपने हाथ संभालते हुए उठ गया।
देखा तो नायरा अंश को गले लगाए रोए जा रही थी। भाई भाई ये अंश देखिए ना, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए भाई प्लीज, कहते हुए उसके आंसू नहीं रुके। अब तक अंश भी बेहोश हो चुका था। तो रघुनाथ जी ने नायरा की मदद से उसे गाड़ी में बिठाया और लेकर निकल गए। रात 2 बजे सब अंश को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। नायरा जल्दी से उतरकर हॉस्पिटल में चिल्लाने लगी, कोई है, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। काव्या। नायरा इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। रघुनाथ जी ने काव्या को पहले ही सब बता दिया था और निर्मला जी को बुला लिया था। विहान को इसलिए नहीं बताया क्योंकि दादू आज रात ही आए थे, तो किसी ने भी दादू और विहान को कुछ नहीं बताया। नायरा को रोता देख निर्मला जी आगे आई और उसे गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगी। तो नायरा उनसे बोली, मिन्नी माँ, देखिए ना, मेरे अंश को उसने मार दिया, उसे बहुत जोर की लगी है। आप काव्या को कहो कि उसे ठीक कर दे। वही उसके मुंह से मिन्नी माँ सुनकर निर्मला जी रोने लगी। अब तक काव्या अंश को अंदर लेकर जा चुकी थी। अब ऑपरेशन भी उसे ही करना था क्योंकि और कोई सीनियर इस वक्त वहां था नहीं। और नायरा तो बिल्कुल समझने और सुनने की हालत में थी ही नहीं। तो उसने अपने आप को संभाला और गहरी सांस लेकर रूम में चली गई। आरव की ड्रेसिंग पहले ही रघुनाथ जी ने करवा दी थी, तो वो भी नायरा को संभालने लगा। आरव नायरा को गले लगाए बैठा था कि अचानक उसे नायरा गिरती हुई महसूस हुई। निर्मला जी। आरव, लगता है नायरा बेहोश हो गई ज्यादा रोने की वजह से, तो उसे नींद का इंजेक्शन लगवा दो। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और उसे गोद में उठाकर नायरा के केबिन के बने रूम में ले गया और नर्स से कहकर इंजेक्शन लगवाया और उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही रघुनाथ जी उसके सामने आ गई। तुम्हें सब सच पता था ना, अशोक से दुश्मनी से लेकर सानिया की मौत तक का। उनकी बात पर आरव ने हाँ में सर हिला दिया। तो रघुनाथ जी बोले, कब से? पिछले 2 साल से। रघुनाथ जी गुस्से से, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उनकी इस लहजे को देख निर्मला जी बीच में आई और बोली, आप शांत हो जाइए, इस वक्त हमारे बच्चों को उनकी जरूरत है। उनकी बात पर वो कुछ नहीं बोले और जाकर बेंच पर बैठ गई। आरव निर्मला जी के पास खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। लगभग 3 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे काव्या कमरे से बाहर निकली। इस वक्त उसके चेहरे पर पहले की तरह डर नहीं था, बिल्कुल कुछ कर दिखाने के बाद का सुकून था जो ठहरा हुआ था। उसे देखते ही सब उसके पास आए और आरव बोला, कैसा है वंश? काव्या मास्क उतारते हुए, गोली निकाल दी और सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन अभी होश नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर सब घबरा गए। तभी एक आवाज गूंजी, क्यों? क्यों होश नहीं आएगा हमारे अंश को? तुम हटो, हम देखते हैं। कहकर जैसे ही जाने को हुई, काव्या ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और प्यार से बोली, तुम्हारा अंश ठीक है, उसे चोट लगी है तो वो दवाई खाकर सो रहा है, फिर थोड़ी देर में उठ जाएगा। ध्यान से उसकी बात सुनने के बाद नायरा मासूमियत से बोली, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? काव्या ने ना में सिर हिलाया तो नायरा बोली, हमें उससे मिलना है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे, प्लीज जाने दो हमें। उसकी बात पर काव्या हट गई। नायरा ने कांपते हाथों से गेट खोला और अंदर चली गई। अंश को देखते ही दोबारा से रो पड़ी। अंश मशीनों से घिरा हुआ था और ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। नायरा उसका हाथ पकड़ वहीं बैठ गई और कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो अंश। पहले पापा के कहने पर चले गई, फिर अब मिले तो इस हालत में। हमें तुमसे बात करनी है, गुस्सा करना है, लड़ना है, तुम्हें माँ के बारे में बताना है। वो सालों से यही है और जानना है कहाँ थे तुम इतने सालों से। कहते हुए उसका हाथ सिर से लगाकर रोने लगी। बाहर सब शीशे से अंदर देख रहे थे। उन्हें देख रघुनाथ जी बोले, सालों पहले इन्हें अलग करने के बावजूद इनके एहसासों को मैं दबा न सका। सानिया सही कहती थी, अलग होने से दिलों में दूरियां नहीं आती। वो सब वहीं खड़े रघुनाथ जी की बात सुन रहे थे कि एक नर्स भागते हुए आई और काव्या से बोली, मैम, स्पेशल रूम वाले पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज जल्दी से नायरा मैम को बोलो, क्योंकि उनका पूरा केस वही हैंडल कर रही हैं। उसकी बात सुनकर काव्या जल्दी से अंश के रूम में गई और नायरा को बताया। नायरा बिना वक्त गंवाए वहां से निकलकर स्पेशल रूम की तरफ गई, जो अंश के रूम से लगभग 7-8 कमरे छोड़कर था। वहीं आरव, रघुनाथ जी और निर्मला जी को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि नायरा या काव्या किसी ने भी आरव को इस बारे में नहीं बताया था। नायरा जैसे कमरे में पहुंची तो औरत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। नायरा, काव्या जल्दी से ऑक्सीजन मास्क दो, फास्ट। काव्या ने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क उनको दे दिया और एक इंजेक्शन लगा दिया। अब उनकी स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और आधे घंटे बाद वो सो गई। तो काव्या बोली, वैसे अच्छा साइन है ये, अब ये कोमा से बाहर है, लेकिन ये बोल क्या रही थी? नायरा बिना किसी भाव की,
शायद अंश की चोट का इन्हें एहसास हो गया, इसलिए इनके माइंड और हार्ट दोनों ने साथ काम किया। काव्या ने चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मतलब ये उसकी माँ है, इसलिए तू हमेशा इन्हें माँ बोलती थी? उसकी बात पर नायरा ने नम आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। बाकी सब गेट पर खड़े सब कुछ देख सुन रहे थे तो रघुनाथ जी आगे आकर बोले, तुम्हें सावित्री कहाँ मिली? ये तो 3 साल पहले ही। नायरा, सब आपकी और आपकी वाइफ के की तरह पत्थर दिल नहीं होते, और ये हमें 3 साल पहले देहरादून की बड़ी खाई के पास मिली थी। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए थे। उसकी बात सुनकर आरव उसके पास आया और समझाते हुए बोला, नायरा बच्चा, अंश को ठीक होने दे, फिर आराम से सब बातें क्लियर करेंगे ना, और तब तक तू माँ पापा से ऐसे बात नहीं करेगी। नायरा, क्या बात है भाई, लगता है आपने इन लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन हम नहीं कर सकते। कहते हुए निकल गई। काव्या उसके पीछे जाने को हुई तो आरव ने उसे मना कर दिया और बोला, तुम मेरे साथ आओ, अंश के बारे में बात करनी है। कहता हुआ निकल गया। उसके पीछे काव्या भी उन्हें जाता हुआ देखती रही। रघुनाथ जी और निर्मला जी मुस्कुरा दिए। निर्मला जी, इन लोगों को लगता है कि हमें कुछ पता नहीं। रघुनाथ जी हंसते हुए, इस आरव की खबर लेनी पड़ेगी, अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा समझने लगा है। निर्मला जी, खबरदार जो आपने परेशान किया मेरे बेटे को। तो फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए बाहर आ गई। वहीं आरव और काव्या काव्या के केबिन में थे। इस वक्त काव्या आरव के सीने से लगी हुई थी, वहीं आरव उसका सिर सहलाते हुए शांत कर रहा था। काव्या, मैं बहुत डर गई थी। अंश की सर्जरी के समय मैंने पहली बार कोई सर्जरी अकेले की, वरना हमेशा नायरा को असिस्ट किया है। आरव, थैंक यू मेरे पूरे परिवार को संभालने के लिए। आज तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। काव्या उसकी बात पर मुस्कुरा दी, फिर बोली, वैसे आपकी फैमिली का क्या मैटर है अंश के साथ और उसके और उस विधायक और एमएलए से? आरव, अंश को ठीक होने दो, फिर बात करते हैं। तब तक शायद आंटी भी ठीक हो जाए। वहीं नायरा वापस अंश के पास चली गई और उससे बातें करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दोपहर 2 बजे सानिया हॉस्पिटल। अंश की आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाकर हैरान रह गया। तभी उसे कल की बातें याद आ गई। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया, कैसा फील कर रहे हो? नायरा को देखते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सारी घटना याद आ गई और नायरा का ख्याल आते ही जैसे ही वो उठने को हुआ, उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने देखा तो नायरा उसका हाथ पकड़े बेड पर सर टिकाए स्टूल पर ही सो गई थी। वह प्यार से उसे देखने लगा। तभी गेट खुला और काव्या नर्स के साथ अंदर आई। उन लोगों की बातों से नायरा की नींद खुल गई और जैसे ही उसने होश में आए अंश को देखा, बिना किसी परवाह किए उसके गले लग गई। अंश को इसकी उम्मीद पहले ही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें देख जब काव्या ने झूठा खांसने का नाटक किया तो नायरा बोली, क्या हमारे केबिन के ड्रॉर में विक्स रखी है, खा ले। उसकी बात पर काव्या हंसते हुए बाहर चली गई तो अंश ने कहा, कैसी है मेरी नायरा? उसकी बात पर काव्या मुस्कुरा दी। नायरा उससे अलग होकर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है हम, पर पहले तुम बताओ कि दर्द तो नहीं हो रहा, कहकर उसके माथे, चेहरे और चोटों को छूने लगी। अंश उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं ठीक हूँ नायरा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम बहुत खुश होगे। वो दोनों बातें कर रहे थे कि आरव, निर्मला जी, रघुनाथ जी, अनाया, विहान, काव्या सब रूम में आ जाते हैं। 10 दिन बाद चौहान मेंशन। इन 10 दिनों में अंश की हालत में काफी तेजी से सुधार हुआ। आखिर होता क्यों नहीं, जब आसपास इतने प्यार करने वाले लोग और खासकर उसकी नायरा और माँ। नायरा रोज तिवारी सदन जाती अंश का ख्याल रखने। उसने अंश और अनाया को उनकी माँ सावित्री जी के बारे में सब बता दिया था। ये सुनकर अंश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जिन्हें वो 3 साल से मरा हुआ समझ रहा था, वो जिंदा थी, सुरक्षित थी उसकी नायरा के पास। अनाया को तो नायरा इतनी अच्छी लगने लगी कि उसने चौहान मेंशन जाते ही वो उदास हो जाती। सावित्री जी भी अब बोलने लगी थी और थोड़ा बहुत चलने भी। इससे सभी खुश थे, फिर चाहे अंश, अनाया हो या चौहान मेंशन के लोग। विहान और अनाया को इतने दिनों में पता लगा कि वो दोनों सेम कॉलेज में हैं, जिससे विहान को कुछ ज़्यादा खुशी थी। आखिर उसे पहली नज़र में अनाया पसंद जो आ गई थी। दरअसल पहले दिन कॉलेज में वो जिस लड़की से टकराया था, वह कोई और नहीं, अनाया ही थी। लेकिन अभी पुराना राज नहीं खुला था। सबके दिलों में सवाल थे, सबसे ज़्यादा नायरा के। लेकिन अभी इतने दिनों से फिलहाल वह अंश और सावित्री जी की तबीयत के कारण चुप रही। लेकिन आज उसने जिद करके सबको इकट्ठा किया और राठौड़ मेंशन में, क्योंकि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। इस वक्त हॉल में आरव, नायरा, काव्या, रघुनाथ जी बैठे थे और तभी
विहान भी उस सबके पास आकर बैठ गया। निर्मला जी किचन में सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और नायरा भागते हुए बाहर गई। बाहर जाकर देखा तो अंश सावित्री जी को व्हील चेयर पर बिठाए ला रहा था। उसके साथ अनाया भी थी। अंश को देखते ही नायरा मुस्कुराते हुए एकटक देखने लगी। उसे खुद को देखता पाकर अंश के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो सर झुकाए खुद में बड़बड़ाया, ये लड़की बिल्कुल बेशरम हो गई है। माँ जाने क्या सोचेंगी। तभी नायरा उन सबके पास आई और सावित्री जी के पैर छूते हुए बोली, कैसी हैं आप माँ? सावित्री जी उसके सिर पर हाथ रखकर, अच्छी हूँ, और अब अपनी बेटी को देख लिया तो और अच्छी हो गई हूँ। अनाया से भी मिली। दी, आपको बहुत मिस किया मैंने। पूरे 2 दिन बाद देख रही हूँ। तुम यहाँ आ जाया करो, कहकर उसने अंश को देखा जो उसे ही देख मुस्कुराते हुए देख रहा था। नायरा, कैसे हो अंश? और आज हाथों से बैंडेज कहाँ गायब है? हाथ ठीक है देखो, कहकर हाथ आगे कर दिया। उसे देखने लगा क्योंकि आज नायरा ने उसका फेवरेट कलर जो पहने हुआ था, ब्लू कलर का टॉप और लाइट कलर की पैंट। अंश अभी देख ही रहा था कि आरव बाहर आया और नायरा और बाकी सबको देखते हुए बोला, देखा, इस लड़की ने आप लोगों को बाहर ही बातों में लगा लिया। नायरा, अंदर लेकर चलो सबको। सब अंदर आकर बैठ गई। निर्मला जी ने मेड के साथ मिलकर सबको नाश्ता सर्व किया। काव्या भी उनकी मदद करने लगी। नायरा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। लगभग 1 घंटे में सबका नाश्ता वगैरह हुआ। निर्मला जी ने भी सावित्री जी का हालचाल पूछा और अंश से भी, क्योंकि चोट तो अंश को भी काफ़ी आई थी गोली लगने से। नाश्ते के बाद सब हॉल में आकर बैठे हैं। सबको देखते हुए नायरा बोली, भाई आप प्लीज़ आप सब सच बताइए, क्या इतना पुराना राज जो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से मुझे गलत समझा जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे और अंश को बचपन में ही अलग कर दिया गया, जबकि हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस वक्त। उसके बाद पर आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन रघुनाथ जी बोले, आरव को पूरा सच नहीं पता नायरा। आरव को सिर्फ कुछ बातें ही पता है, आधी अधूरी। उनकी बात सुनकर नायरा बोली, तो आप बता दीजिए। अब सब इतना उलझ गया है कि खुद से ही नफरत होने लगी है। आरव उसका हाथ पकड़ते हुए, नायरा बच्चा, शांति से सुनना सब। उसकी बात पर नायरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो रघुनाथ जी बोले, मैं और अशोक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और वहीं हमें सावित्री मिली। अशोक को तो बहुत पसंद आई। फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। थोड़ी परेशानी आई, लेकिन बाद में सब ने हाँ कर दी। वहीं हमें सावित्री और अशोक की शादी में उसी की एक सहेली सानिया मिली, जो देखते ही पसंद आ गई। मुझे बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी। मुस्कान तो उसके होठों पर ऐसी सजती थी कि देखने वाला कायल हो जाए। सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी आंखें, जो जुबान से भी ज़्यादा बातें करती थी। कहते हुए रघुनाथ जी की आंखें नम हो गई तो निर्मला जी ने उनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उन्हें शांत करवाया। रघुनाथ जी आगे बोले, हम दोनों के पसंद कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। घर वालों को बताया तो थोड़ी मेहनत के बाद और मिन्नतों के बाद हमारी शादी करा दी गई। मैं घर का इकलौता बेटा था, वहीं सानिया भी इकलौती थी, इसलिए किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। हमारी शादी में सानिया की एक बचपन की दोस्त आई, निर्मला। सानिया की बेहद करीब थी। उनकी बात पर नायरा निर्मला जी को गौर से देखने लगी, फिर मुंह फेर लिया। शादी के 1 साल बाद ही निर्मला जी की भी शादी हो गई और वह चली गई न्यूयॉर्क। उनके लगभग 6 महीने बाद ही सानिया की सीबीआई ऑफिसर की जॉब लग गई। उनका सपना था सीबीआई ऑफिसर बनना, और यह सपना देखा था उनके पापा ने, जो कि एक जांबाज फौजी थे। लेकिन कुछ दरिंदों के कारण उनकी और आतंकी साजिशों के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें फौज से निकाल दिया गया। इसलिए उन्होंने सानिया को सीबीआई ऑफिसर बनाना चाहा कि देश में हो रहे गलत कामों को बंद करवा सके। और इधर अशोक, मेरा दोस्त और वंश के पिता, वह भी सानिया की टीम में ही ऑफिसर था, लेकिन उससे सीनियर। दोनों ने मिलकर और उनकी टीम ने मिलकर कई सारे केस हैंडल किए और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्हें एक केस मिला, उस वक्त हुआ करता था महेंद्र और उनका साथी मलिक, ये दोनों ही लड़कियों और ड्रग्स का धंधा करते थे। सानिया और अशोक इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। सानिया और अशोक किसी भी तरह धंधे को बंद करवाना चाहते थे। इस देश का भविष्य बहुत प्रभावित होता है, इसलिए। वहीं जब महेंद्र और मलिक को पता लगा कि अशोक और सानिया की फैमिली में अच्छे संबंध है, तो उसने हम दोनों की फैमिली में दरार डालना शुरू कर दी। बिजनेस में कभी कोई घाटा होता तो उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती, कमेटी की तरफ से, और मजबूरन अशोक पे भी एक्शन लेना पड़ता। और अगर नायरा और अंश साथ होते तो महेंद्र का भतीजा नायरा को कभी मारता या सीढ़ियों से गिरा देता, और इन सब का इल्ज़ाम वो अंश पर लगाता और उसे नायरा की कसम देकर मानने को कहता।
अंश नायरा का बहुत मानता था, इसलिए वो कभी उसकी कसम नहीं तोड़ता। ऐसे ही एक दिन दोनों परिवार घूमने निकले और उस दिन ड्राइव का जिम्मा लिया अशोक ने, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए उसने मुझे आराम करने को कहा। हम सब आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से कार एक खाई के पास झटके से रुकी। स्थिति देखते हुए मैंने पहले ही बच्चों को सावित्री जी और सानिया जी के साथ धक्का दे दिया। उन्हें कुछ चोट आई, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर बचे मैं और अशोक। मैं गिर रहा था, लेकिन मुझे बचाने के बजाय अशोक बाकी सबकी तरफ भागा। मैंने देखा वो जहां से सबको हटा रहा था, सबके हटने के बाद ही वहां धमाका हुआ। मैं भी संभल कर उठा और सबके पास चले गई। सबके चेहरे पर डर पसरा हुआ था। आरव समझदार था, बाकी सब छोटे थे। सबसे छोटी थी अनाया। अंश और नायरा एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे, जैसे उन्हें कोई अलग ना कर दे। फिर टैक्सी से सब घर आए। 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो वहां मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि 2 दिन पहले हुए एक्सीडेंट में अशोक का हाथ है। और स्थिति ऐसी बनाई गई कि मैं सच मान बैठा। वहीं अशोक जब अपने डिपार्टमेंट गया तो उसके साथ भी यही हुआ। उसे रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जिससे उसे लगा कि मैंने एक्सीडेंट करवाया। इतनी देर से सब शांति से सुन रहे थे तो नायरा बोली, आप दोनों को अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं रहा? था, बहुत था, लेकिन उस स्थिति के आगे और साजिशों में शायद कहीं दबकर रह गया। अंश, आगे क्या हुआ? फिर क्या, उसी दिन रात में हम दोनों मिले और एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। स्कूल में अंश और नायरा मिलते तो हमने स्कूल अलग कर दिया। और अशोक देहरादून छोड़कर चला गया। अब उसे गए 2 महीने हो गए थे। और इन 2 महीनों में महेंद्र और मलिक शांत रहे, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। 2 जांबाज अफसरों को अलग करने का। अब सानिया अकेले काम करती, क्योंकि अशोक तो जा चुका था। लगभग 6 महीने हुए तो एक दिन मैं और सानिया डिनर करके वापस आ रहे थे, तो हमें एक्सीडेंट पर निर्मला जी मिली। उनकी स्थिति उस वक्त बहुत खराब थी। उनके साथ 8 साल का विहान था, जो अपनी माँ को देखकर रो रहा था। विहान बिना किसी भाव के बैठा था। काव्या ने अपनी गोद में उसका सिर रख लिया और सहलाने लगी। इतना सुनते ही निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए, तो आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों से शांत रहने का इशारा किया। रघुनाथ जी आगे बोले, हम निर्मला जी को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां पता चला कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से। निर्मला जी जब अपने घर गई तो उन्होंने उन्हें नहीं अपनाया, तो सानिया उन्हें चौहान मेंशन ले आई। सानिया जी उनका बहुत ख्याल रखती, हमेशा उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश करती। आरव और नायरा भी उनसे अच्छे से घुल मिल गए थे। अब उन्हें आए 1 महीना हो गया। सानिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में जब गई तो उन्हें पता लगा कि उनका पति उन्हें किसी और को बेचने वाला है, इसलिए वो कहीं ना कहीं भागती रही। इस बीच उनके पति ने उनको पकड़ लिया, लेकिन वो भाग गई। फिर सानिया और हम सब इनका ख्याल रखते। ऐसे ही एक दिन सानिया की तबीयत बिगड़ी, तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया। वहां पता चला कि सानिया को स्लो पॉइजन दिया गया है। मैं दंग रह गया। सानिया को ये बात बताई तो उसने उसने पता लगाना शुरू किया, तो पता चला कि उसी का एक भरोसेमंद साथी महेंद्र से मिला है, और उसी के कहने पर सानिया को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ती रहती। सीबीआई ऑफिसर से उन्हें अब रिजाइन कर दिया। कुछ महीने बाद एक दिन उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई और हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। जब उन्हें कुछ आराम पड़ा तो उन्होंने मुझसे और निर्मला जी से मिलने को कहा। हम दोनों गए। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसकी उम्मीद ना मुझे थी और ना ही निर्मला जी को। उन्होंने हमें शादी करने को कहा। उन्हें नायरा आरव की चिंता थी, साथ ही निर्मला जी की भी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो बच्चों को संभालने वाला कौन रहेगा, और निर्मला जी फिर किस रिश्ते से चौहान मेंशन में रहेंगी। जिद पकड़ ली उन्होंने। उनकी सांसें उखड़ता देख मैंने और निर्मला जी ने हार मानते हुए हाँ कर दी। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन सानिया को हम पर शायद भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने नर्स से कहकर सिंदूर मंगवाया और निर्मला जी की मांग भरने को कहा। मैं राजी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी कसम दे दी। मैंने निर्मला जी की मांग भरी। उसके बाद सानिया को गले लगा लिया। अब उससे सांसें भी नहीं ली जा रही थी। मैंने देखा तो वो हमें छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए। सानिया को घर लाया गया। उनका अंतिम संस्कार किया। जब आरव और नायरा को बताया कि उनकी मिन्नी माँ ही अब उनकी माँ है। मेरी और निर्मला जी की शादी हो चुकी है, पर ये दोनों हमें अपना नहीं पाए। विहान को समझाया तो समझ गया था, क्योंकि वो पहले से स्थिति के चलते काफी समझदार था। इतना कहकर रघुनाथ जी चुप हो गए। वहां बैठे सभी की आंखों में आंसू थे। नायरा सर झुकाए बैठी थी, तो आरव बोला, नायरा, माँ की कोई गलती नहीं थी। मम्मा की माँ की कसम से मजबूर होकर उन्होंने और पापा ने वो सब किया। मुझे ये भी बात 2 साल पहले पता लगी, जब मैं अंश से मिला। हम दोनों ने सच पता लगाया। मैं बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले महेंद्र जी का
काम तमाम करना था, इसलिए नहीं बताया। नायरा उठी और धीमे कदमों से चलकर निर्मला जी के पास गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। तो निर्मला जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नायरा रोने लगी। फिर आरा और विहान को इशारा करके बुलाया, तो वो दोनों भी उनके गले लग गई। रघुनाथ जी अपने परिवार को एक होता देख खुश हो रहे थे। तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने अपने बगल में देखा तो सानिया जी दिखी, जो खुशी से अपने पूरे परिवार को देख रही थी। रघुनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो सानिया जी बोली, देखा आपने, इसलिए हमने ये फैसला किया था उस समय, ताकि हमारे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो और आपको भी एक दोस्त मिल जाए। उसकी बात रघुनाथ जी मुस्कुरा दी और देखते हुए बोले, मुझे तुम्हारी जरूरत है सानिया, लौट आओ। उनकी आंखों के आंसू साफ जाहिर कर रहे थे कि वो आज भी सानिया जी को कितना चाहते हैं। आप ना मेरी सहेली का और हमारे बच्चों का ख्याल रखना, इंतजार करूंगी आपका, कहकर धीरे धीरे वो गायब हो गई। रघुनाथ जी वहां से जाने लगी। तभी उन्हें अशोक जी की याद आई। तो वो अंश से बोले, अंश, तुम्हें और आरव को सब कैसे पता था और अशोक जी की मौत कैसे हुई? अंश, उस दिन हम सब आपके घर आ रहे थे। उसके कुछ दिनों पहले ही पापा को सच पता चला कि कैसे महेंद्र और मलिक ने आपको अलग किया और तभी से वो काफी बेचैन थे। वो आप सबसे माफी मांगकर दोबारा रिश्ता बनाना चाहते थे। तभी बीच में सावित्री जी बोली, वो वजह थी नायरा और अंश। हमारे आपसी गलतफहमी का खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ा, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें हमने अलग किया तो वो अंश के लिए नायरा का हाथ मांगकर पुराने रिश्ते के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन बीच में ही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ये सीधा नीचे जा गिरे हमारी आंखों के सामने। लेकिन मैं बीच में ही अटक गई और जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब सब अंश को देखने लगे तो उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बोला, जब मुझे होश आया तो देखा कोई सरकारी अस्पताल था। डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे साथ बस एक लड़की थी, मतलब अनाया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। कहाँ हमारा पूरा परिवार खुशी मना रहा था। मैं अपनी नायरा से मिलने के लिए उतावला था। वही अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय बहन के। मैंने उस जगह भी जाकर देखा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मैं अनाया को लेकर घर आ गया और जब राठौड़ मेंशन जाने की कोशिश करता तो हम दोनों पर हमले होते। 6 महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं अनाया को लेकर दिल्ली चला गया। वहाँ की भीड़ में वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाए और इसी बदले की आग में मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, जिसकी वजह से 2 साल पहले मैं आरव भाई से मिला। हम दोनों ही एक दूसरे को देखते ही पहचान गई। तब आरव भाई ने बताया कि वो सीबीआई की मदद करते हैं जब भी कोई बड़ा केस होता है। अब जब हम दोनों को ही सच पता था तो हम उसे खत्म करने में लग गए। अब फाइनली सब कुछ ठीक है। गहरी सांस लेकर वो बोला, रघुनाथ जी, अभी बहुत कुछ ठीक करना है बच्चे। काव्या, इधर आओ बेटा। काव्या उनके पास जाकर खड़ी हो गई तो उन्होंने बैठा दिया। फिर आरव को देखते हुए बोली, देखो बेटा, मेरा आरव तुम्हें पसंद करता है, तो क्या तुम राठौड़ खानदान की बहू बनोगी? संभालोगी जिंदगी भर नायरा और विहान की जिम्मेदारियां? बताओ, विहान की भाभी माँ बनोगी? उनकी बात सुनकर काव्या रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुनाथ जी खुद आगे बढ़कर पूछ रहे हैं। काव्या को इमोशनल होता देखकर निर्मला जी उसके पास आई और बोली, माना कि मेरा बेटा थोड़ा गुस्सेल है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, जिसमें ये प्यारी सी लड़की बसती है। उनकी बात पर काव्या शर्मा कर उनके गले लग गई। आरव काव्या को सराद से देख मुस्कुरा रहा है और विहान आरव को देख उसके कान में बोला, भैया बस कीजिए, भाभी माँ को अनकंफर्टेबल लग रहा है, कहकर हंस दिया। तो आरव भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठ गया। आरव और काव्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अब रघुनाथ जी ने नायरा को बुलाया। रघुनाथ, नायरा इधर आओ बच्चा। नायरा, जी पापा। उसके पापा कहने पर रघुनाथ जी की आंखें नम हो गई। नायरा ने कान पकड़ते हुए ना रोने का इशारा किया तो वो मुस्कुरा दिए। फिर नायरा को लेकर अंश के पास आए और नायरा का हाथ अंश के हाथों में थामते हुए बोले, माफ करना बच्चों, इन सब में अगर किसी का सबसे ज्यादा तकलीफ हुई तो वो तुम दोनों। हमेशा चाहे जो रहा हो, लेकिन परीक्षा तुम दोनों ने दी है। दोनों परिवारों को अच्छे से तुम दोनों के एहसासों का पता था। जब तुम लोग प्यार का मतलब भी नहीं जानते थे, तब से एक दूसरे के लिए मोहब्बत है तुम दोनों के दिल में। इसके बावजूद हमने तुमसे तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली, तुम्हें अलग करके। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों हाथ कभी अलग ना हो, परिस्थितियां जो भी हो, कहकर दोनों को गले लगा लिया। नायरा और अंश की नजरें मिली तो दोनों मुस्कुरा दिए। निर्मला जी उठने लगी तो विहान बोला, माँ आप कहाँ जा रही हैं अब? निर्मला जी, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, तो सबका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लाने, कहते हुए चली गई और आकर सबको अपने हाथों से मिठाई खिलाई।
बात करते करते रात हो गई थी तो आरव ने खाना ऑर्डर कर दिया। तब तक दोबारा सब बातों में लग गई। आरव ने इशारे से काव्या को बुलाया तो बहाना बनाकर चली गई। उसके जाते ही सब हंसने लगी। वहीं नायरा निर्मला जी की गोद में सर रख लेटी बातें कर रही थी। विहान और अनाया किसी बात पर बहस करने में लगे थे। सावित्री जी पहले ही आराम करने चली गई थी। अंश रघुनाथ जी के पास आया और उनके पैरों में बैठते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंकल। रघुनाथ जी रूठते हुए, जाओ, नहीं करता माफ। अंश हैरानी से, लेकिन क्यों? रघुनाथ जी, अंकल कह रहे हो, अगर दोबारा कहा तो रिश्ता। अंश बीच में ही, पापा, अब ठीक है? रघुनाथ जी ने अंश को देखा और गले से लगा लिया। अशोक, भले ही नहीं हूं मैं, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। अंश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर रघुनाथ जी को गले लगा लिया। थोड़ी देर में खाना आया। सब खाकर अपने कमरे में चले गई। आज अंश और उसका परिवार भी यहीं रुका हुआ था। खाने के बाद आरव कमरे में जाते हुए काव्या को आने का इशारा कर गया, जिसे नायरा और विहान ने देख लिया। विहान कुछ बोलने को हुआ लेकिन आरव को घूरता पाकर शांत रह गया और उठते हुए बोला, पापा, मुझे कॉलेज का कुछ सामान लाना है असाइनमेंट के लिए। मैं जाऊं? अब तुम जा ही रहे हो तो अनाया को भी साथ ले जाओ, उसे भी लेना है, आखिर दोनों सेम क्लास में जो हो। विहान, ओके, चलो अनाया, कहते हुए वो निकल गया। अनाया को भी अंश ने पैसे दिए तो वो भी आ गई और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गई। आरव कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा काव्या का इंतजार कर रहा था कि उसे पायल की आवाज़ आई। वो जल्दी से पलटा, उसके गले से लग गया तो काव्या के हाथ भी उसकी पीठ पर चले गए। आज आपकी धड़कनें इतनी तेज क्यों है? कहते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। तुम्हारे मिलने की खुशी, परिवार एक होने की खुशी। काव्या, देखो ना, सब कितना अच्छा हो रहा है। आज सालों बाद सबके दिल में खुशी है। काव्या उससे अलग हुई और उसके माथे पर होठ रख दिए तो आरव उसे शरारत भरी आंखों से देखने लगा, जिस पर शर्मा कर काव्या ने नजरें झुका ली। वहीं विहान और अनाया शॉपिंग के बाद कार में बैठे तो अनाया ने आइसक्रीम खाने के लिए कहा। विहान ने आइसक्रीम पार्लर जाना चाहा तो अनाया, देखो ये रोड पर आइसक्रीम वाला है तो यहीं से खा लो, कहते वो लेने चली गई। रात में खुली हवाओं में खाली सड़क पर दोनों अपनी गाड़ी के पास खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, जिसमें विहान का पूरा ध्यान अनाया की तरफ है। अचानक उसके होठों के पास लगी आइसक्रीम उसने अपने हाथ से साफ कर दी तो अनाया उसे देखने लगी। विहान की आइसक्रीम पिघल चुकी थी। अनाया, अरे आपकी आइसक्रीम। विहान गहरी सांस लेकर, उसे छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अनाया, हाँ बोलो। देखो, अगर अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो तो सॉरी, मैं नहीं। विहान माथा पीट कर, पागल लड़की, सुन तो लो। अनाया ने बोलने का इशारा किया। विहान, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे, और ये अट्रैक्शन वाली या क्रश टाइप पसंद मुझे बिल्कुल नहीं है। अनाया हकला कर, लेकिन अभी तो हमारी पढ़ाई और आप। नहीं, ये गलत है। विहान उसका हाथ पकड़, देखो अनाया, प्यार और पढ़ाई दोनों अलग चीजें हैं और मैं अपने परिवार में अपने भाई बहन को तड़पते देख चुका हूँ, इसलिए एहसास होते ही तुम्हें बता दिया, क्योंकि कॉलेज के पहले दिन ही तुम इस दिल में बस गई थी। बाकी मेरा सच तुम जानती ही हो। और सबसे बड़ी बात, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। जो दिल कहे वही जवाब देना। अनाया सोच में खड़ी रह गई। चलो 9 बज चुके हैं, कहते हुए कार का गेट खोला तो अनाया कसमकस में उलझी बैठ गई। विहान ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों जितनी खुशी से आए थे उतनी ही उलझन में जा रहे थे। विहान का ध्यान ड्राइविंग पर था और अनाया का विहान पर। वो शुरू से लेकर अब तक उसने विहान को जब से जाना एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का लगा। अपने परिवार और भाई बहन में ही उसकी दुनिया बसती थी। सब कुछ सोचते हुए उसने मन ही मन कुछ फैसला भी कर लिया। घर आने पर विहान गाड़ी पार्क करने लगा तो अनाया उनका गेट पर वेट करने लगी। विहान, अरे तुम रुकी क्यों? चली जाती अंदर। अनाया, साथ में ही चलते हैं। देखो, तुम टेंशन मत लो। आई नो किसी लड़के पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूँ, इसलिए पहले जैसे रहो, कहते हुए उसके गाल थपथपाकर आगे बढ़कर मेन गेट बंद करने लगा। वापस आकर, चलो अनाया। अनाया, सुनो। विहान, अब क्या हुआ? अनाया, वो जब जिंदगी भर साथ चलना है तो अभी से क्यों ना, कहते हुए नजरें झुका ली। विहान हल्का सा मुस्कुराकर, अनाया, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई लड़की जबरदस्ती मेरे साथ आए। अगर अगर तुम अंश भैया की और दी की वजह से कर रही हो तो डोंट वरी, मेरे कन्फेशंस के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और कहते हुए विहान अचानक चौंक गया, क्योंकि अनाया उसके गले लग गई थी। वो वैसे ही बोली, मुझे नहीं पता प्यार क्या है, लेकिन भैया के बाद अगर किसी पर विश्वास कर सकती हूँ
तो वो आप हैं। रही बात भरोसे की, तो अगर भरोसा नहीं होता तो आपके साथ रात में बाहर ना होती। विहान उसकी बात सुन खुश हो गया और अलग हो उसने उसके फोरहेड पर किस कर ली और अपनी बाहों में भर लिया। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामे अंदर आए। सावित्री जी और नायरा को देख अनाया ने हाथ छोड़ दिया। सबके सोने के बाद नायरा छत पर आई तो अंश खड़ा था। वहां उसे देखते ही नायरा पीछे से उसके गले लग गई और बोली, आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई, सबने अपना लिया हमारे प्यार को। अंश, अब हमारी प्रेम परीक्षा पूरी हुई। अंश उसे अपने आगे लाकर गले लगाते हुए, हाँ नायरा, आज हमारी प्रेम परीक्षा पूरी हुई, आज कोई दीवार नहीं है हमारे बीच, कहते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। वैसे इतना कुछ हो गया, बट हमने तो एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं किया। नायरा उससे अलग होकर एटीट्यूड से, तो करो प्रपोज। अंश गमले में से एक गुलाब का फूल लाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए, मिस राठौड़, क्या आप हमारी बचपन की मोहब्बत को नया नाम, नया रिश्ता देना चाहोगी? हमारी बचपन की यादों के साथ क्या हमारे बच्चों की यादें भी जोड़ोगी? मेरी माँ की बहू बनोगी? मेरी अनाया की भाभी बनोगी? मेरे साथ अपने मिस से मिसेज भारद्वाज बनने का सफ़र पूरा करोगी? इतना कहकर वो चुप हो गया। नायरा नम आंखों से उसे देखने लगी। अचानक पलट गई। अंश उसके आगे आते हुए, ओए मैडम, ये क्या है? मैंने प्रपोज किया और अब तुम एटीट्यूड दिखा रही हो। देखो मिस राठौड़, पीछे हटने की सोचना भी मत। नायरा ने चेहरा हाथों से छुपा लिया। मुझे शर्म आ रही है। ओहो, तो मेरी जान मेरी नायरा को शर्म आ रही है। शरार से उसका हाथ चेहरे से हटा दिया तो शर्म से लाल हुई नायरा दिखी। अंश ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया, फिर आंखों से होते हुए पूरे चेहरे पर अपनी छाप छोड़ते हुए उसकी नज़र नायरा के लबों पर अटक गई, जिसे देख नायरा की धड़कनें बढ़ गई। अंश, डोंट वरी नायरा, इन लबों को तो शादी की रात ही छुएंगे अब हम। नायरा, अब ऐसी बातें भी मत करो, शर्म आ रही है मुझे बहुत। पता है कितना तरसा हूँ तुम्हारे लिए। कॉलेज में जब कपल्स को देखता तो तुम्हारी कमी लगती, सोचता काश तुम भी होती मेरे साथ। फिर हम बाकी कपल्स की तरह घूमते फिरते, घर वालों से छुप कर मिला करते। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। नायरा, बीती बातें याद करने से अच्छा है जो पल हम जी नहीं पाए उन्हें जिए। हमारी शादी भाई की शादी के बाद ही होगी, तब तक हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। अंश उसे बाहों में भरकर, ये ठीक है, हमारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब जवाब तो दे दो, और कितना इंतजार करवाओगी? नायरा उसकी आंखों में देख, हमारा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं है, फिर भी आई लव यू, बहुत सारा, इतना कि अगर तुम नहीं तो जिंदगी भी नहीं। अंश उसके मुंह पर हाथ रख, अब कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलो नायरा। अब तक मर मर के जिया हूँ, लेकिन अब सच में मिलना चाहता हूँ, एंड आई लव यू टू। नायरा वहीं लगे सोफे पर बैठ गई तो अंश उसके बगल में लेट गया और सिर उसकी गोद में रख उसके कमर में चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना लिया। इस मीठे से एहसास को पाकर नायरा की धड़कनें शोर करने लगी। वो चिहुक सी उठी और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में देखते तो कभी आसमान में चमकते चांद को, जो उनके खूबसूरत पलों का साक्षी बन रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।